गुड मॉर्निंग। वीडियो क्लियर है सबको? वीडियो ऑडियो वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है सभी को? चलिए क्लियर है, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कंप्रेशन टेस्टिंग ऑफ द अबाउट द कंप्रेशन टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट की कंप्रेशन टेस्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले ये बताओ कि हम जो कंक्रीट की कंप्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, जो हम कंक्रीट की कंप्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको करने का पर्पस क्या है? कंक्रीट की कंप्रेशन टेस्टिंग करने का पर्पस क्या होता है? कंक्रीट की कंप्रेशन टेस्टिंग करने का पर्पस क्या है? क्यों कर रहे हैं बेसिकली टेस्टिंग हम? कंक्रीट की स्ट्रेंथ, कौन सी स्ट्रेंथ? ग्रेड के लिए, टू फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टू चेक द यस बिल्कुल, टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। कंप्रेशन टेस्टिंग हम कर रहे हैं कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है आपका ये। ग्रेड जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, सब चीजें आप कंक्रीट की इससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ही रिलेट कर रखा है आपने। तो ये टेस्ट करने का पर्पस क्या है? हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट। इसलिए ये टेस्ट करने का पर्पस क्या है? टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करना। सो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं। बट एक बात और बताओ मुझे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोडिंग ऑफ किस तरह की लोडिंग के लिए, लोडिंग किस तरह की है, लोडिंग किस तरह की रखेंगे, किस तरह की लोडिंग में आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो? किस तरह की लोडिंग में आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करोगे? मतलब लोडिंग किस तरह की रखोगे? ग्रेजुअल रखोगे, यस करेक्ट। लोडिंग कैसी रखोगे? ग्रेजुअल रखोगे। लोडिंग कैसी रखोगे? ग्रेजुअल रखोगे। वो बताया हुआ है ऑलरेडी, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ अगर है बेसिकली तो मतलब क्या मीनिंग है? ग्रेजुअल लोड है। स्ट्रेंथ बोलने का मतलब क्या होता है कि सिंपल आपके पास में लोडिंग कैसी रहेगी? लोडिंग नेचर विल बी ग्रेजुअल लोड, ग्रेजुअल लोड रहेगा ना। लोड कैसा रहेगा? ग्रेजुअल लोड रहेगा, ठीक है। लोडिंग विल बी ग्रेजुअल, लोडिंग रहेगी, ग्रेजुअल लोडिंग रहेगी आपके पास में, लोडिंग रहेगी ग्रेजुअल। ये हमें ऑलरेडी चीजें पता है सारी। तो कल आपने टेस्टिंग देख ली थी, किस तरह से टेस्टिंग करनी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करना है आपको, कंप्रेशन टेस्ट किस तरह से करना है आपको बताया था कि आप क्या करोगे, अलग अलग शेप के स्पेसिमेन बन सकते हैं, क्यूबिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, प्रिज्म मॉडल भी हो सकते हैं। इंडिया में प्रिज्म यूज नहीं करते। इंडिया के हिसाब से मोस्ट कॉमन कौन सा है? क्यूब है। कोई पूछेगा क्या यूज करते हैं तो क्यूब ही बताओगे। नेक्स्ट आए साइज पे। क्यूब का साइज 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 मोस्ट कॉमन साइज होता है जो इंडिया में यूज करते हैं। कोई साइज पूछेगा यही साइज बताओगे। बाकी चेंज भी कर देते हैं, कई बार चेंज भी कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। ठीक है। सिलेंडर का क्या साइज होता है? सिलेंडर का साइज होता है आपका 30 सेंटीमीटर हाइट होगी, 15 सेंटीमीटर डाया रहेगा। रेशियो रखते हैं 2:1 का रेशियो रखते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, ये एक मोल्ड लिया आपने, क्यूबिकल मोल्ड लिया। क्यूबिकल मोल्ड के अंदर कंक्रीट को फिल किया 5 सेंटीमीटर की लेयर्स में, उसको कॉम्पैक्ट करते रहे डैम्पिंग रोड की हेल्प से। डैम्पिंग रोड का हमें पता है डाया कितना होता है, लेंथ कितनी होती है, वो ऑलरेडी हमें पता है। नंबर ऑफ ब्लोज बताए थे, कितने कितने नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं, कितने कितने नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं, वो बताया था आपको। उसके बाद में आपको ये बताया था कि आपने कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर लिया, उसके बाद उसको 24 आवर तक लगभग एयर में रखो, एटमोस्फेयर में रखो। किस कंडीशन में रखोगे वो बताया गया था। उसके बाद उस सैंपल को उठाकर कहाँ पे डाल दोगे? पानी में डाल दोगे। पानी में डालोगे कब तक के लिए? जब तक उस सैंपल को आपको टेस्ट नहीं करना है। जब तक उस सैंपल को टेस्ट नहीं करना है, सबको 7 दिन पे टेस्ट करना है, तो जस्ट टेस्टिंग से पहले उसको बाहर निकाल कर लेकर आओ और टेस्ट करो उसको। किस में? सीटीएम में, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में उसको टेस्ट करो। लोडिंग अप्लाई करोगे ग्रेजुअल रेट पे, और रेट पर क्या लोडिंग रेट कितना बताया था आपको? बताइए एक बार, लोडिंग रेट कितना है आपके पास में? लोडिंग रेट कितना होता है? लोडिंग रेट 14
14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, ये जो था आपका लोडिंग रेट था, दैट वाज द लोडिंग रेट, ये लोडिंग रेट था। लोडिंग अप्लाई करी, ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई करवाएंगे, ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई करवाएंगे, जिस पे आकर फेल कर जाएगा सैंपल, उस लोड को नोट कर लो, दैट विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब क्या करोगे, कम से कम 3 स्पेसिमेन जरूर चेक करोगे। सपोज कोई ये कंक्रीट का बैच आया, उस बैच में से आप कम से कम 3 स्पेसिमेन जरूर लोगे, 3 स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ को चेक करोगे, उसकी जो एवरेज स्ट्रेंथ निकल कर आएगी तीनों की, उसको आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताओगे आपके बैच की, दैट विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ योर बैच। उन 3 स्पेसिमेन की जो एवरेज स्ट्रेंथ निकल कर आएगी, दैट विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ योर बैच। उसके बाद बताया था इंडिविजुअल वेरिएशन जो है, इंडिविजुअल वेरिएशन वो ±15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ द ±15%। यहाँ तक का सबको आपको क्लियर है? यहाँ तक का तो जस्ट बेसिक चीजें थी कि भाई क्या क्या टेस्ट की कंडीशंस रहती हैं, तो इसमें तो ऐसा कुछ किसी तरह का टेक्निकल पॉइंट नहीं था, इसमें ऐसा कोई किस तरह का टेक्निकल पॉइंट तो था नहीं, सिंपल आपकी बेसिक चीजें थी। अब जस्ट मेन जो पॉइंट था आपका डिस्कशन का, वो अब शुरू कर रहे हैं। हम क्या देखना चाहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि भाई अलग अलग तरह के स्पेसिमेंस हो सकते हैं, सिलेंडर भी हो सकता है आपके पास में क्या हो सकता है, क्यूब होती हैं। तो हम करेंगे कंपैरिजन इन दोनों का कि साइज से, शेप से किस तरह का फर्क पड़ता है, साइज वेरी करने से, शेप वेरी करने से किस तरह का फर्क पड़ेगा हमारे रिजल्ट्स पे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। देखो इसको समझो आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। कि सपोज करो मैं यहाँ पे जैसे सपोज मैंने क्या करा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्यूबिकल सैंपल ले रहा हूँ, मैंने क्या करा, एक क्यूब कास्ट करी, ये एक क्यूब है आपके पास में ना, एक क्यूब आपने ली, ठीक है, इस तरह से देखो, देखना जरा, अच्छा इसका एक ही व्यू शो कर रहे हैं सिर्फ ना, एक ही व्यू से काम आपका चल जाएगा, एक व्यू से भी काम चल जाएगा, तो एक ही व्यू शो करेंगे सिर्फ। ये आपने क्यूब ली, ठीक है, ये जो क्यूब है आपकी, मैं इसका सिर्फ एक व्यू दिखा रहा हूं आपको। आप इसको किस में रखोगे, आप इसको रखोगे सीटीएम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर रखोगे, आप इसको उठाकर टेस्टिंग करने के लिए। तो आप क्या करोगे, इसको रखोगे किस में, इसको रखोगे आप सीटीएम के अंदर, आप इसको सीटीएम में रखोगे, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखोगे आप इसे। तो ये क्या करा आपने, इसको सीटीएम में रखा, ठीक है, ये आपने क्या करा, इसको सीटीएम में रखा। ठीक है, ये क्या करा, इसको सीटीएम में रखा, ठीक है, सीटीएम में रख दिया इसे। अब सीटीएम में आपको पता होगा कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में क्या होता है, आपके स्टील प्लेटेंस होते हैं, दो स्टील की प्लेट्स होती है ना, उन प्लेट के बीच में तो आप इस सैंपल को रखते हो ना, तो वो मैंने जो यहाँ पे बनाकर दिखा रखी है, ये क्या है, एक तरह से आपकी स्टील प्लेट्स ही हैं, दीज आर द स्टील प्लेटेंस। ये क्या है, आपके पास स्टील प्लेटेंस ही है जो आपने यहाँ पे शो करी है। तो आपने क्या कर रखा है, अपने सैंपल को स्टील प्लेटेंस के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, ये स्टील प्लेटेंस थे, इनके बीच में आपने क्या करा, सैंपल को रख दिया, ठीक है, यहाँ पे। अब दूसरा क्या करा, ये तो आपके पास क्यूब था, तो समझना, बहुत ध्यान से समझना इसको। ये क्या है आपके पास में, जैसे अगर यहाँ पे आप दिखाओ, तो ये है आपके पास क्यूब, और ये क्या है यहाँ पे, दिस इज अवर स्टील प्लेटेंस, इनको स्टील प्लेटेंस बोलते हैं, स्टील प्लेटन बोल दो या स्टील प्लेट्स बोल दो। स्टील प्लेटन के बीच में आपने इसको रखा हुआ है, ऊपर से यहाँ से आप क्या करवाओगे, लोड अप्लाई करवाओगे। जस्ट सपोज आपने ये लोड अप्लाई करवाया, पी लोड आपने अप्लाई करवाया, यू हैव अप्लाइड द लोड पी लोड आपने अप्लाई करवाया, ठीक है। ये क्यूब आपका यहाँ पे शो कर रखा है, दिस इज अ क्यूब सैंपल, ये क्यूब है आपके पास में। मैं इसके साइड में मैं दूसरा केस भी शो कर रहा हूँ, जिससे कि दोनों का कंपैरिजन आप एक साथ कर पाओगे, जिससे कि दोनों का कंपैरिजन आप एक साथ कर लोगे। तो मैं यहाँ पे दूसरा व्यू भी आपका इसको यहाँ पे आपका शो करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा जरा क्या होगा। दूसरे केस में समझो क्या है, दूसरे केस में, तो दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में हमने कंसिडर करा क्या, एक सिलेंडर हमने कंसिडर करा, हमने दूसरे केस में कंसिडर करा क्या, एक सिलेंडर हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, एक सिलेंडर हम कंसिडर करेंगे, एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे। तो जब सिलेंडर कंसिडर करोगे ना, तो ये आपने क्या करा, सपोज आपने एक सिलेंडर के लिए सिलेंडर बनाना है बेसिकली यहाँ पे, इस तरह से देखो, ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर लिया आपने,
सिलेंड्रिकल स्पेसिफिकेशन शो कर लिया, सिलेंडर यहाँ पर आपने शो कर लिया, ठीक है, सिलेंडर है। अब यहाँ पर ऊपर क्या होंगे, यहाँ पे भी इसको आप टेस्ट करोगे सीटीएम में, ये स्टील प्लेट्स यहाँ पे शो कर रखे हैं, स्टील प्लेटन्स हैं आपके पास में, ये क्या है, स्टील प्लेटन्स हैं। स्टील प्लेटन्स के बीच में आपने क्या कर रखा है, इस सैंपल को रखा हुआ है, स्टील प्लेटन्स के बीच में आपने इस सैंपल को रखा हुआ है, ठीक है, ये स्टील प्लेटन्स के बीच में इस सैंपल को रखा, ठीक है, ये क्या है, इधर भी स्टील प्लेटन्स है, ये स्टील प्लेटन्स हैं, स्टील प्लेटन्स हैं, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे स्टील प्लेटन है। अब समझना मतलब क्या है बताने का, जो बताना चाहते हैं उसको समझना आराम से। देखो जरा क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक चीज आपको अलग तरह से शो करनी थी, वो थोड़ा सा यहाँ पे देखो जरा, अभी देखना क्या बताना चाह रहे हैं, ये पूरा डायग्राम ही गया, चलो दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डायग्राम है, समझाना इसमें से बहुत कुछ है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है, ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया आपका ना, ये थोड़ा सा डायग्राम एडजस्ट कर लेना आप ना, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है लाइंस वगैरह में, इतना ज्यादा कुछ प्रैक्टिस भी नहीं है अभी इसकी, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है आपके पास में, डायग्राम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, समझ तो रहे होंगे कि मतलब क्या है। देखो जरा, अब मैं यहाँ पर, ये क्या है ऊपर, यहाँ पे स्टील प्लेटन्स हैं, अब ये डायग्राम समझो आराम से क्या होगा, मतलब क्या है बोलने का, देखो क्या है, जैसे यहाँ पे आपके पास इधर क्यूब था, इधर आपके पास में क्यूब है, एंड इधर क्या है आपके पास में सिलेंडर है। आपने क्या करा, इस प्लेटन के ऊपर, इस प्लेटन पे आपने लोड अप्लाई करवाया, इस प्लेटन पे आपने क्या करवाया, आपने इसके ऊपर लोड अप्लाई करवाया, जब आप इस प्लेटन पे लोड अप्लाई करवाओगे ना, जब आप इस प्लेटन पे लोड अप्लाई करवाओगे तो होगा क्या, ये लोड आपने प्लेटन के ऊपर अप्लाई करवाया, अब ये लोड किस पे ऊपर ट्रांसफर होने लग जाएगा धीरे धीरे, ये लोड आपका जो ट्रांसफर होगा धीरे धीरे किसमें, कंक्रीट में ट्रांसफर होगा। अभी मैं इसका केस कंसीडर कर रहा हूँ क्यूब वाला, तो आपने लोड अप्लाई करवाया, लोड अप्लाई आपने करवाया, लोड किस पे, प्लेटन्स पे अप्लाई करवाया आपने लोड, लोड जब प्लेटन्स पे आप अप्लाई करवाओगे तो किसमें ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर होगा आपका किसमें, कंक्रीट की क्यूब में वो ट्रांसफर होने लग जाएगा। अब होगा क्या, समझो ध्यान से, कि जब लोड आपने यहाँ पे ट्रांसफर करवाया ना, इन प्लेटन्स पे जब आपने लोड ट्रांसफर करवाया, जो वो कंक्रीट में ट्रांसफर हुआ, तो होगा क्या, आपको एक चीज पता है, आप क्या करो, सिंपल एग्जांपल समझने के लिए आप एक रबर लो, रबर को ऊपर से कंप्रेस करो, रबर को ऊपर से कंप्रेस करो, जब आप रबर को ऊपर से कंप्रेस करोगे तो वो क्या होगा, साइड से इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा। आपने रबर को ऊपर से कंप्रेस करा, वो साइड से इलोंगेट होना शुरू कर जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो के इफेक्ट की वजह से, पॉइजंस रेशियो क्या बताता है हमें आपको, कि भाई एक डायरेक्शन में मैं अगर लोड अप्लाई कर रहा हूं तो उस लोड को अप्लाई करने की वजह से दूसरे डायरेक्शन में क्या इफेक्ट निकल कर आ रहा है, ये चीज आपको पॉइजंस रेशियो बताता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, पॉइजंस रेशियो वाला, कि जैसे आप रबर को ऊपर से कंप्रेस करते हो वो साइड से इलोंगेट हो जाता है, सेम चीज यहाँ पर भी होगी। पॉइजंस रेशियो की वजह से जब आप कंक्रीट को ऊपर से कंप्रेसिव लोडिंग दे रहे हो ना, जब आप कंक्रीट को ऊपर से कंप्रेसिव लोडिंग दे रहे हो, तो होगा क्या, कि वो जो कंक्रीट मास है हमारा, वो ऊपर से तो कंप्रेस होगा, लेकिन वो साइड से क्या करने लग जाएगा, वो साइड से इलोंगेट होने लग जाएगा। वो क्या करेगा, साइड से वो सैंपल आपका इलोंगेट होने लग जाएगा, ये आपको यहाँ से समझना है, क्यों, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द पॉइजंस रेशियो। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है यहाँ से निकल कर अभी। अब होगा क्या, सबसे पहली बात की, लोडिंग आपने अप्लाई करवाई है पहले किसके ऊपर, प्लेटन्स के ऊपर, पहले आपने लोडिंग अप्लाई करवाई है प्लेटन्स के ऊपर, अब उसके बाद वो लोड ट्रांसफर हुआ है किस पे, कंक्रीट पे। तो जब आप प्लेटन्स के ऊपर अप्लाई करवा रहे हो लोड को, फिर वो ट्रांसफर हो रहा है कंक्रीट पे, तो ऑब्वियसली ये जो इलोंगेशन मैंने बताया पॉइजंस रेशियो की वजह से, ये किसका, ये इलोंगेशन प्लेटन्स का भी होगा कुछ, और कुछ इलोंगेशन आपको देखने को मिलेगा कंक्रीट में भी, क्योंकि लोडिंग तो आपने पहले प्लेटन्स में ही अप्लाई करवाई थी ना, जब प्लेटन्स में लोडिंग अप्लाई करवाई थी उसके बाद वो ट्रांसफर हुई है किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर, उसके बाद वो ट्रांसफर हुई है क्यूब के अंदर, उसके बाद वो ट्रांसफर हुई है। तो जो आपका स्टील प्लेटन है, जो आपका स्टील प्लेटन है, वो भी इलोंगेट करेगा, क्यों, ऊपर से आप उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो, वो भी इलोंगेट करेगा, एंड जो आपके पास में कंक्रीट का क्यूब है, वो कंक्रीट का क्यूब भी क्या करेगा, इलोंगेट करेगा, दोनों इलोंगेट करेंगे, दोनों इलोंगेट करेंगे। बट द डिफरेंस इज दैट, बट द पॉइंट इज दैट कि इलोंगेशन जो होगा, जो इलोंगेशन होगा ना, ये जो एलोंगेशन होगा साइड में, ये जो इसकी साइड से इलोंगेशन जो होना शुरू होगा इसका, ये प्लेटन का एंड कंक्रीट के क्यूब का, दैट इलोंगेशन विल बी मोर, दैट इलोंगेशन विल बी मोर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दैट इलोंगेशन विल बी लेस। वो इलोंगेशन ज्यादा होगा किसमें, वो इलोंगेशन ज्यादा होगा कंक्रीट में, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द स्टील प्लेटन्स। स्टील प्लेटन्स में इलोंगेशन जो होगा दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कंक्रीट प्लेट, कंक्रीट क्यूब के कंपैरिजन में
कंक्रीट क्यूब के कंपैरिजन में स्टील प्लेटन में इलोंगेशन कम होगा, स्टील प्लेटन में इलोंगेशन कम होगा। अगर स्टील प्लेटन में इलोंगेशन कम होगा मतलब वो क्या करेगा, साइड से कम एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। कंक्रीट आपका ज्यादा एक्सपेंड करेगा, कहां से, साइड से। ज्यादा एक्सपेंड करेगा कहां से, साइड से। अब समझो बात को जरा, रबर वाले एग्जांपल्स आप सिंपली रिलेट कर सकते हो। रबर वाले केस से आप क्या कर सकते हो, सिंपली रिलेट कर सकते हो उसको। देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज शो करके दिखा रहा हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब आपने लोडिंग अप्लाई करवाई, जब आपने लोडिंग इसके ऊपर अप्लाई करवाई कॉम्प्रेसिव, तो जब आपने लोडिंग कंप्रेसिव अप्लाई करी ऊपर से, तो होगा क्या, आपका जो कंक्रीट का सैंपल है वो साइड से इलोंगेट करने लग जाएगा। साइड से अगर वो इलोंगेट कर रहा है, दैट मीन्स उसकी जो लेंथ है इस तरह से वो एक्सपेंड करने लग जाएगी। उसकी लेंथ में इस तरह से आपको देखने को इंक्रीज मिलेगा। एंड जो उसकी विड्थ है, दैट हाइट, बेसिकली हाइट बोल दो, दैट हाइट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। वो हाइट क्या होने लग जाएगी, वो हाइट आपकी जो हाइट है वो क्या होने लग जाएगी, रिड्यूस होने लग जाएगी। आई थिंक यहां तक कि आपको सबको क्लियर हुआ होगा। होगा क्या कि लोडिंग अप्लाई करी प्लेटेंस पे, प्लेटन पे लोडिंग अप्लाई करी तो वो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो वो क्या करेगा, साइड से इलोंगेट कर जाएगा, जस्ट लाइक द केस ऑफ रबर। तो यहाँ पर ये बनाकर दिखाया हुआ जो रेड वाला सेक्शन है ये आपका इनिशियली क्यूब था, अब बाद में इलोंगेट होने के बाद वो कैसा हो गया, इस तरह से डिफॉर्म हो गया जैसे आपका ब्लैक वाला है। अब हो क्या रहा है, कंक्रीट भी इलोंगेट कर रहा है, लेकिन साथ साथ जो हमारा स्टील का प्लेटन है, जो हमारा स्टील का प्लेटन है, दैट स्टील प्लेटन विल आल्सो इलोंगेट। वो भी क्या करेगा, इलोंगेट करेगा। दैट स्टील प्लेटन विल आल्सो इलोंगेट, दैट स्टील प्लेटन विल आल्सो इलोंगेट। तो मैं आपको शो कर रहा हूं स्टील प्लेटन का इलोंगेशन। अब यहाँ पे आप डायरेक्शन को समझते चलना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस। स्टील प्लेटन में जब इलोंगेशन होगा तो स्टील प्लेटन किस तरह से जाने की कोशिश करेगा, इस तरह से ना, बाहर के डायरेक्शन में स्टील प्लेटन भी तो जाने की कोशिश करेगा। स्टील प्लेटन जाने की कोशिश करेगा किस तरह से, इस तरह से, बाहर के डायरेक्शन में। स्टील प्लेटन जा रहा है आपका किधर, बाहर के डायरेक्शन में। आपका जो स्टील प्लेटन है वो जाने की कोशिश करेगा, स्टील प्लेटन जाने की कोशिश करेगा बाहर के डायरेक्शन में। आया यहाँ से समझ में आया। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टील प्लेटन आपका कैसे जा रहा है, स्टील प्लेटन आपका जा रहा है इस तरह से। यहाँ पे आप समझो, ये जो रेड वाला है ये किसके लिए डायरेक्शन दिखा है, ये स्टील प्लेटन का डायरेक्शन दिखा रहा है कि भाई स्टील प्लेटन भी तो इस तरह से इलोंगेट होगा ना। ऊपर से कंक्रीट क्या कर रही है, इलोंगेट कर रही है। कंक्रीट का इलोंगेटेड व्यू मैंने आपको डॉटेड बनाकर दिखा दिया, ब्लैक वाला। स्टील प्लेटन जो होगा आपका वो भी क्या करेगा, दैट विल आल्सो इलोंगेट। स्टील प्लेटन किस तरह से इलोंगेट करेगा वो मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया। बट मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि जो इलोंगेशन होगा, ये जो साइड में इलोंगेशन होगा, बेसिकली इसको कह सकते हो स्ट्रेन, कह सकते हो आप इसको स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन। ये जो चेंज इन डायमेंशन होगा, या फिर आप ये कहो कि दैट लेटरल स्ट्रेन। अब ये पॉइंट मैं पूछना चाहूंगा कि भाई ये जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है कौन सा डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन जिसमें स्ट्रेन डेवलप हुआ। इस स्ट्रेन का जो डायरेक्शन, लेंथ में जो चेंज हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन में देख रहे हैं हम, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये लेटरल डायरेक्शन है, ये लेटरल डायरेक्शन है। लेटरल इसको बोलेंगे क्या, लेटरल स्ट्रेन हम इसको कहेंगे। इसको कहेंगे क्या, लेटरल डायरेक्शन। लेटरल है बेसिकली ये वाला जो डायरेक्शन दिखा रखा है ना यहाँ पे, रेड वाला जो डायरेक्शन है, दैट इज लेटरल डायरेक्शन। यानी कि लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन डेवलप हुआ। बट दैट लेटरल स्ट्रेन, या फिर आप ये कहो कि दैट लेटरल इलोंगेशन विल बी मोर इन कॉन्क्रीट एज कंपेयर टू दैट ऑफ द स्टील प्लेटन। कॉन्क्रीट में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्टील प्लेटन। अब देखो यहाँ पे बात समझो, अगेन आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इंजीनियरिंग का, कौन सा, फ्रिक्शन उठकर आएगा यहाँ पे। देखना जरा, स्टील प्लेटन क्या कर रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं। स्टील प्लेटन इलोंगेट कर रहे हैं, कंक्रीट भी क्या कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है। कंक्रीट भी इलोंगेट कर रहा है, स्टील प्लेटन भी इलोंगेट कर रहे हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। स्टील प्लेटन एंड कंक्रीट दोनों किसके कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। स्टील प्लेटन भी इलोंगेट कर रहा है, कंक्रीट भी इलोंगेट कर रहा है। लेकिन मैंने ये बताया कि स्टील प्लेटन में इलोंगेशन कम हो रहा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कंक्रीट। तो मतलब कांटेक्ट आ गया दो चीजों के बीच में, कंक्रीट है, कंक्रीट एंड प्लेटन्स है, दोनों के बीच में कांटेक्ट आ गया। और कांटेक्ट पर रिलेटिव मोशन भी तो डेवलप हो गया। कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशन भी तो डेवलप हो गया। कैसे, प्लेटन कम इलोंगेट कर रहा है, प्लेटन कम इलोंगेट कर रहा है, और कंक्रीट ज्यादा इलोंगेट कर रहा है। तो दोनों में रिलेटिव मोशन डेवलप हो गया, कांटेक्ट भी है। तो मतलब कौन आएगा एक्शन में, बताओ जरा, कौन क्रिएट होगा यहाँ पे इनके कांटेक्ट पे, फ्रिक्शन। यस, कांटेक्ट पर आएगा क्या, फ्रिक्शन आएगा कांटेक्ट पे। यस, कांटेक्ट पे आएगा क्या, फ्रिक्शन, क्योंकि कांटेक्ट भी हुआ, कांटेक्ट भी हुआ। और कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशन भी हो रहा है, रिलेटिव मोशन भी हो रहा है। एक ज्यादा जा रहा है बाहर, दूसरा कम बाहर जा रहा है, तो मतलब रिलेटिव मोशन हो गया। रिलेटिव मोशन हुआ तो फ्रिक्शन आएगा। अब बात हमें समझनी है फ्रिक्शन के डायरेक्शन की। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे रहेगा। अगर फ्रिक्शन के डायरेक्शन की हम बात करें ना, तो फ्रिक्शन जो होता है बेसिकली, कोई डायरेक्शन बता सकता है कि मतलब किस तरह से फ्रिक्शन एक्ट करता है। मुझे फ्रिक्शन का डायरेक्शन जानना है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे मैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन जानना चाहता हूँ। एक सिंपल सा वर्ड बताइए कि हाँ सर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करता है। अपोजिट, किसके अपोजिट, किसके अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड।
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, अपोजिट टू, यस ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। ये जिसने भी बताया ना अभी यूके वादिया, ये जो यूके वादिया ने बताया है अभी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन, ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करेगा हमेशा, रिलेटिव मोशन को हमेशा रोकने की कोशिश करेगा। पहले रिलेटिव मोशन देखो, आप पहले रिलेटिव मोशन देखो, उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगा दो, उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगा दो। कैसे देखो, अब कंक्रीट, कंक्रीट क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, कंक्रीट ज्यादा बाहर जा रहा है एज कंपेयर टू द स्टील प्लेटन्स। तो स्टील प्लेटन और कंक्रीट के बीच में फ्रिक्शन डेवलप हुआ, स्टील प्लेटन और कंक्रीट के बीच में क्या डेवलप हुआ, फ्रिक्शन डेवलप हुआ। फ्रिक्शन कैसे डेवलप होगा, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, जिधर रिलेटिव मोशन हो रहा था, रिलेटिव मोशन जिधर हो रहा था, बेसिकली जो जिधर की साइड ज्यादा मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, जस्ट इतना समझो, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, जस्ट आप इतना समझो। अब मैं यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा हूँ, देखो जरा, अगर सपोज मैं यहाँ पे नीचे आपको प्लेटन बनाकर दिखाऊं, ये मैं यहाँ पे प्लेटन बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या है आपके पास में, ये तो प्लेटन है, ओके, ये तो क्या है आपके पास में, हाँ ये तो प्लेटन है, ये तो प्लेटन है। अब मैं जानना चाहता हूं प्लेटन पर फ्रिक्शन किस तरह से डेवलप होगा, प्लेटन पर फ्रिक्शन किस तरह से डेवलप होगा। देखो जरा, कंक्रीट ज्यादा बाहर जा रहा है, कंक्रीट ज्यादा बाहर जा रहा है, कंक्रीट ज्यादा बाहर जा रहा है, प्लेटन कम बाहर जा रहा है। तो कंक्रीट क्या कोशिश करेगा, कंक्रीट प्लेटन को अपने साथ बाहर लेकर जाने की कोशिश करेगा, कंक्रीट प्लेटन को अपने साथ में बाहर लेकर जाने की कोशिश करेगा, कंक्रीट प्लेटन को अपने साथ में बाहर लेकर जाने की कोशिश करेगा। यानी कि कंक्रीट तो प्लेटन के ऊपर, कंक्रीट तो प्लेटन के ऊपर किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई करवाएगा, कंक्रीट तो प्लेटन के ऊपर किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई करवाएगा, आउटर डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई करवाएगा, किस पे, प्लेटन्स पे। ये मैंने दिखाया है, द फ्रिक्शन विच इज अप्लाइड बाय द कंक्रीट ओवर द प्लेटन्स, ये तो मैंने ये शो किया है आपको। अब मैं शो कर रहा हूं आपको क्या, कि कंक्रीट के सरफेस पे किस तरह से फ्रिक्शन डेवलप होगा। ये किसके लिए था, ये था एक्चुअल में आपका, दिस इज एक्चुअली फॉर प्लेटन, ये प्लेटन के लिए है, ये किसके लिए है, ये है प्लेटन के लिए। अब हम शो कर रहे हैं किसके लिए, कंक्रीट की क्यूब के लिए, कि कंक्रीट की क्यूब पे फ्रिक्शन किस तरह से डेवलप होगा। तो कंक्रीट की क्यूब पे जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, मैं वो आपको यहीं पे डायग्राम में बनाकर दिखा रहा हूँ, कि जो कंक्रीट की क्यूब पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगा ना, वो समझना बहुत ध्यान से। जब कंक्रीट तो प्लेटन को अपने साथ बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन डेवलप करवाएगा बाहर के डायरेक्शन में, लेकिन प्लेटन क्या कोशिश करेगा कंक्रीट को, प्लेटन कंक्रीट को क्या कोशिश करेगा, प्लेटन क्या कोशिश करेगा कंक्रीट के ऊपर, जैसे कंक्रीट उसको बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है ना, इसी तरह से प्लेटन भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना ट्राई। भाई कंक्रीट प्लेटन को बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, प्लेटन क्या कोशिश करेगा कंक्रीट को, रोकने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, प्लेटन क्या कोशिश करेगा, कंक्रीट को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब रिलेटिव मोशन समझो आप, रिलेटिव मोशन किस तरह से हो रहा है, कंक्रीट ज्यादा तेजी से बाहर जा रहा है, सो कंक्रीट ज्यादा तेजी से बाहर जा रहा है, तो प्लेटन क्या कोशिश करेगा, कंक्रीट को रोकने की कोशिश करेगा, और कंक्रीट क्या कोशिश करेगा, प्लेटन को बाहर लेकर जाने की कोशिश करेगा। यानी कि फ्रिक्शन की टेंडेंसी ये रहेगी कि वो इस रिलेटिव मोशन को खत्म करवाए, फ्रिक्शन की कोशिश ये रहेगी कि वो इस रिलेटिव मोशन को खत्म करवाएगी। जो रिलेटिव मोशन हो रहा था ना दोनों के बीच में, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन ये कोशिश करेगा कि वो इस रिलेटिव मोशन को खत्म कर सके। ये जो रिलेटिव मोशन हुआ ना दोनों के बीच में, वो इस रिलेटिव मोशन को खत्म करवाने की कोशिश करेगा। कैसे, रिलेटिव मोशन हुआ दोनों के बीच में, कंक्रीट ज्यादा तेजी से बाहर गया, प्लेटन कम तेजी से बाहर जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन को खत्म करवाने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शन। तो रिलेटिव मोशन को कैसे खत्म करवा पाएगा आपका जो फ्रिक्शन, कैसे, जो चीज कम बाहर जा रही है उसको ज्यादा तेजी से बाहर लेकर आओ, और ज्यादा तेजी से बाहर जा रही थी उसको अंदर की तरफ खींचो। प्लेटन कम तेजी से बाहर जा रहा था तो उसको तो बाहर लेकर जाओ, और कंक्रीट जो ज्यादा तेजी से बाहर जा रही थी उसको पीछे लेकर आओ। आया समझ में क्या है चीज। एक बार मुझे ये कंफर्म करो कि क्या आपको ये फ्रिक्शन का जो मैं डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज समझ में आई या नहीं आई, कि किस तरह से प्लेटन पे बाहर को फ्रिक्शन लगेगा, और कंक्रीट पे कैसे अंदर को फ्रिक्शन लगेगा, कैसे प्लेटन कंक्रीट के ऊपर अंदर फ्रिक्शन अप्लाई करवाएगा, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बताइए एक बार सब लोग, ये डायरेक्शन समझ में आया फ्रिक्शन का। ओके, देखो, सो हुआ क्या कि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को खत्म करवाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं चाहता कि रिलेटिव मोशन हो, क्योंकि वो हमेशा हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोज लगेगा। तो अपोजिट लग रहा है रिलेटिव मोशन की, तो वो रिलेटिव मोशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो रिलेटिव मोशन मतलब कंक्रीट ज्यादा तेजी से बाहर जा रहा है, प्लेटन कम तेजी से बाहर जा रहा है। तो अगर वो उनके बीच का रिलेटिव मोशन खत्म करना चाहता है फ्रिक्शन, तो जो चीज कम तेजी से बाहर जा रही है उसको ज्यादा तेजी से बाहर लेकर आओ, और जो चीज ज्यादा तेजी से बाहर जा रही है उसको अंदर लेकर आओ, तभी तो वो जो रिलेटिव मोशन था उसको खत्म करवा पाओगे आप। तो हुआ क्या,
कंक्रीट तो प्लेटन के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है बाहर के डायरेक्शन में, प्लेटन के ऊपर फ्रिक्शन डेवलप होगा बाहर के डायरेक्शन में, लेकिन प्लेटन कंक्रीट के ऊपर फ्रिक्शन किस तरह से डेवलप करवाएगा, प्लेटन कंक्रीट के ऊपर फ्रिक्शन किस तरह से डेवलप करवाएगा, इस डायरेक्शन में, इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं डायरेक्शन समझाना चाह रहा हूं। ये डायरेक्शन है ग्रीन वाला, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, जो कि किसके ऊपर डेवलप हुआ है, कंक्रीट के ऊपर डेवलप हुआ है। अब यहां से ये बताओ कि सारे के सारे डायरेक्शन क्लियर हो गए या नहीं हो गए, कि किस किस तरह से फ्रिक्शन वर्क कर रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे फ्रिक्शन लग रहा है। इस डायग्राम को आप प्रॉपर्ली बना लेना अपने नोट्स में, ये मैंने समझा दिया आपको, इसको आप इसको खुद से बना लेना प्रॉपर्ली अपने नोट्स में। चलो अब देखो जरा, अब समझो बात क्या हुई। अब बात क्या हुआ कि ये जो फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे जहाँ पे प्लेटन्स का और कंक्रीट का कांटेक्ट हो रहा था ना एक दूसरे के साथ में, वहां पे फ्रिक्शन डेवलप हुआ। फ्रिक्शन क्या कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया, किस किस तरह से फ्रिक्शन लग रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात समझो आप, अब क्या कर रहे थे हम, इसके ऊपर हम कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे थे, क्यों, कंक्रीट को ब्रेक करने के लिए, कंक्रीट को ब्रेक करने के लिए। लेकिन हमने क्या ऑब्जर्वेशन करी कि भाई, हमने क्या ऑब्जर्वेशन करी, हमने ये ऑब्जर्वेशन करी। अच्छा पहले इसमें एक और चीज समझो, ये जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है ना यहाँ पे, इनके कांटेक्ट पे जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, ये एक तरह से बेसिकली लेटरल डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। ये बेसिकली एक तरह से लेटरल, ये क्या है, एक तरह से लेटरल रेस्ट्रेन है। लेटरल, ये जो फ्रिक्शन है ना लेटरल डायरेक्शन में, जो ग्रीन वाला फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है कंक्रीट के ऊपर, इसको आप टेक्निकली अभी वर्ड यूज करो इसके लिए, क्या अभी अपने आप मतलब समझ में आ जाएगा, दैट इज लेटरल रेस्ट्रेन। ये क्या है, लेटरल रेस्ट्रेन है, मतलब लेटरल डायरेक्शन से जो रेस्ट्रेन डेवलप हो रहा है, लेटरल डायरेक्शन से जो रुकावट आ रही है वो है ये ग्रीन वाला। ये लेटरल डायरेक्शन से तो रुकावट आ रही है ना, कंक्रीट को बाहर जाने से रोक रहा है, कंक्रीट को बाहर जाने से जो लेटरल डायरेक्शन से रुकावट आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ लेटरल रेस्ट्रेन। अंदर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। बात को समझो, ये जो फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है ना, ये जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इस इंटरफेस पर ही दिखाई देगा जहां पे कंक्रीट और प्लेटन का कांटेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि इफेक्ट आपको सिर्फ यहाँ पे इस कांटेक्ट पर ही दिखाई देगा जहां पे प्लेटन का एंड कंक्रीट का कांटेक्ट हो रहा है। ये जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है, ये आपको इस पूरी की पूरी लेंथ में, इस पूरी की पूरी लेंथ में दिखाई देता है। ये जो है ना, इस पूरे के पूरे लेंथ में आपको क्या दिखाई देगा, फ्रिक्शन का इफेक्ट आपको इस पूरी की पूरी लेंथ में शो होगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा के पूरे सरफेस पे आपको क्या दिखाई देगा, फ्रिक्शन का इफेक्ट दिखाई देगा। पूरे के पूरे कंक्रीट पे इस तरह से फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा, इस तरह से फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा। या फिर आप ये कहो कि इस लेटरल रेस्ट्रेन का इफेक्ट आपको इस थ्रू आउट द हाइट, ये बेसिकली जो थ्रू आउट द हाइट है, इस पूरी की पूरी हाइट में आपको इसका इफेक्ट क्या देता है, दिखाई देता है। अब यहाँ से बात ये समझना कि जब आप ऊपर से कंक्रीट पे लोड अप्लाई करवाने की कोशिश कर रहे थे, कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे थे, आप कंक्रीट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या रही है हमारी कि भाई कंक्रीट के ऊपर इस फ्रिक्शन की वजह से, कंक्रीट के ऊपर पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर, कंक्रीट की पूरी हाइट के ऊपर इस तरह से एक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, इस तरह से एक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है जिसको आप लेटरल रेस्ट्रेन कह रहे हो। यानी कि ये लेटरल रेस्ट्रेन कंक्रीट को बाहर जाने से रोक रहा है, पूरी की पूरी हाइट में आपको इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर आप कंक्रीट को ऊपर से तोड़ना चाहते हो, ऊपर से इसके ऊपर आप कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे हो, तो क्या हमारा जो लेटरल रेस्ट्रेन यहाँ पे डेवलप हो रहा है जिसको आप फ्रिक्शन कह रहे हो, ये लेटरल रेस्ट्रेन इसके इफेक्ट को, इस पी लोड के इफेक्ट को क्या है, बैलेंस करेगा क्या कुछ हद तक। सिंपल आप रबर वाला केस समझो, आप रबर को ऊपर से दबाओ और एक काम करो, उसको साइड से भी दबा दो। तो ऊपर से जब आप उसको दबाना चाह रहे हो ना, कंप्रेसिव लोड जब उसके ऊपर आप लगा रहे हो, तो आपने अगर उसको साइड से दबा दिया तो आपको उसको इलोंगेट करने के लिए ऊपर से ज्यादा लोड अप्लाई करवाना पड़ेगा। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं, बताइए जरा। यस बिल्कुल, बैलेंस करेगा नहीं करेगा, सब लोगों को ये चीज समझ में आई। ये पॉइंट आया नहीं आया समझ में, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। तो वही सेम काम यहाँ पर होगा। देखो समझो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपने कंक्रीट के ऊपर कंप्रेसिव लोड अप्लाई करवाया, तो कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर इसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हुआ क्या, इस पर साइड से इस तरह से लेटरल रेस्ट्रेन डेवलप हो गया, लेटरल डायरेक्शन में फ्रिक्शन डेवलप हो गया। ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इस पी लोड के इफेक्ट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है कुछ हद तक। आप समझने के लिए सिंपल रबर का एग्जाम्पल ले सकते हो। आप कंक्रीट के ऊपर, आप रबर के ऊपर से लोड लगाओ, उसको दबाने की कोशिश करो, लेकिन आप क्या करो, साइड से भी पकड़कर उसको दबा दो। ऊपर से दबा रहे थे आप, जब आप उसको ऊपर से दबाओगे तो वो क्या करेगा, साइड से एलोंगेट करेगा। लेकिन आपने क्या करा, साइड से जहां से वो एलोंगेट कर रहा था ना, आपने उसको वहां से भी पकड़कर दबा दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से जहां से आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, अब आपको उसको साइड से एलोंगेट कराने के लिए आपको ऊपर से ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको सबको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि अब अगर मुझे इस कंक्रीट को ब्रेक करवाना है,
अब अगर मुझे कंक्रीट को ब्रेक करवाना है, मैं ब्रेक ही तो करवाना चाहता था कंक्रीट को, क्योंकि मुझे इसकी कंप्रेशन में स्ट्रेंथ चेक करनी थी, तो मैं इसके ऊपर पी लोड लगा रहा था कंप्रेशन में। लेकिन इस पी लोड के इफेक्ट को कुछ हद तक बैलेंस कर दिया किसने? इस लेटरल रेस्ट्रेंट ने, जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ, इसने बैलेंस कर दिया, इसने बैलेंस कर दिया। तो क्या अब आपको इसको ब्रेक करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए इसके ऊपर कुछ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? ऊपर से कुछ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? ऊपर से क्या ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना? बिल्कुल ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यस, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मोर फोर्स शुड बी अप्लाइड, बिल्कुल मोर फोर्स शुड बी अप्लाइड। इसीलिए हम जो कंक्रीट का क्यूब बना रहे हैं ना, हम कंक्रीट के क्यूब के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। कंक्रीट के क्यूब की जो स्ट्रेंथ निकल कर आ रही है ना, कंक्रीट के क्यूब की जो स्ट्रेंथ निकल कर आ रही है कंक्रीट के, अच्छा तो यहाँ पे ऐसे बोल दें क्या? ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे पी तो है ही है, पी प्लस पी डैश बोल देता हूं मैं, पी प्लस पी डैश बोल देता हूं। पी जो ओरिजिनल इसके ऊपर आपने लगा रखा था, और ये पी डैश क्या है? ये पी डैश वो एक्स्ट्रा लोड है, दैट इज द एक्स्ट्रा लोड जो आपको इसके ऊपर अप्लाई करवाना पड़ा, किसके इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए? लेटरल रेस्ट्रेन के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए जो आपको इसके ऊपर अप्लाई करवाना पड़ा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं। अब आप मेजर क्या करोगे? आप क्या मेजर करोगे बेसिकली? मुझे ये बताओ, आप मेजर क्या करोगे? आप तो सिंपली ये पी प्लस पी डैश मेजर करोगे ना। आपके पास जो रीडिंग निकल कर आएगी वो किसकी रीडिंग निकल कर आएगी? दैट रीडिंग विल बी फॉर द पी प्लस पी डैश। क्या वो पी की रीडिंग थोड़ी होगी, वो किसकी रीडिंग होगी? पी प्लस पी डैश की तो रीडिंग होगी ना। पी तो जो लगाना पड़ता है उस एक्चुअल में, और पी डैश जो एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है उसके ऊपर। आप जो रीडिंग नोट करोगे सीटीएम के ऊपर, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के ऊपर, वो कौन सी रीडिंग नोट करोगे? पी वाली नोट करोगे या पी प्लस पी डैश वाली नोट करोगे? बताओ जरा, पी वाली नोट करोगे, पी प्लस पी डैश वाली नोट करोगे रीडिंग? आप कौन सी रीडिंग नोट करोगे? पी वाली या पी डैश वाली? पी प्लस पी डैश वाली, बिल्कुल पी प्लस पी डैश वाली रीडिंग नोट करोगे ना आप तो, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही साथ तो चल रहा है ना। तो आपने पी प्लस पी डैश वाली रीडिंग नोट करी। अब आपका कॉन्क्रीट ब्रेक तो करना था किस पे? इस पी लोड पे। लेकिन वो ब्रेक किस पे आके करा? पी प्लस पी डैश पे ब्रेक करा, क्योंकि इस पी डैश लोड को आपको अप्लाई करवाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, इस लेटरल रेस्ट्रेन के इफेक्ट को बैलेंस करने की। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मुझे कॉन्क्रीट की क्यूब की स्ट्रेंथ जो मिल रही है, जो मुझे कंक्रीट के क्यूब की जो स्ट्रेंथ मिल रही है, वो एक्स्ट्रा मिलती है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल, एज कंपेयर टू द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, कंक्रीट की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, उस एक्चुअल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में आप जो यहाँ पे स्ट्रेंथ नोट करोगे, दैट स्ट्रेंथ विल बी मोर एज कंपेयर टू द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया है? नहीं आ गया? कि आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगी कंक्रीट के क्यूब की, वो ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। जो एक्चुअल स्ट्रेंथ थी ना, उस एक्चुअल स्ट्रेंथ से आपको स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। और कितनी ज्यादा मिलेगी? इस पी डैश वैल्यू से आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, ये पी डैश वैल्यू से आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। बताओ जरा, समझ में आया नहीं आया? क्या स्ट्रेंथ आप जो नोट करोगे रीडिंग, वो जो रीडिंग होगी वही तो स्ट्रेंथ होगी ना। आप ज्यादा रीडिंग नोट कर रहे हो, तो मतलब क्या आपने ज्यादा स्ट्रेंथ, आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है कि एक्चुअल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में? क्यों ज्यादा मिल रही है? बिकॉज ऑफ दिस लेटरल रेस्ट्रेंट की वजह से। बोलो, चीज आई है नहीं आई समझ में? यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्यों ऐसा होता है बेसिकली, कि क्यों ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है? अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट मैंने एक केस बताया आपको। दूसरा केस अभी देखना है हमें, सिलेंडर वाला। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट हो इसमें, सबको क्लियर है? अब देखो दूसरा केस समझो, दूसरा केस समझो। तो यहाँ पे क्या आता है समझ में, कि जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है दैट विल बी मोर देन द एक्चुअल स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ से ज्यादा मिलेगी आपको। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब आते हैं सिलेंडर वाले केस पे। एज इट इज यही सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे समझा, वही सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करवाना है। अगर आप प्लेटन के बारे में बात करोगे ना, तो प्लेटन पे क्या होगा? प्लेटन पे क्या होगा? प्लेटन ऊपर से आपने कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई करवाया, कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई करवाया आपने, यहाँ पे पी लोड अप्लाई करवाया आपने यहाँ पे पी लोड अप्लाई करवाया। क्या होगा ये? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन रेशियो, ये क्या करेगा? साइड में इलोंगेट करने की कोशिश करेगा, साइड में इलोंगेट करने की कोशिश करेगा। अब जब ये साइड में इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो प्लेटन भी इलोंगेट करेंगे, एंड ये सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर भी इलोंगेट करेगा। प्लेटन भी इलोंगेट करेगा एंड ये सिलेंडर जो है वो सिलेंडर भी इलोंगेट करेगा। लेकिन होगा क्या यहाँ पे? प्लेटन का जो इलोंगेशन है दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द इलोंगेशन ऑफ द, एज कंपेयर टू द इलोंगेशन ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के इलोंगेशन के कंपैरिजन में प्लेटन का जो इलोंगेशन होगा वो कम होगा। सो बेसिकली कांटेक्ट हुआ था, कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशन डेवलप हो गया। कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशन डेवलप हो चुका, तो वहां पे क्या डेवलप होगा? फ्रिक्शन डेवलप होगा। फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को खत्म करने की कोशिश करेगा। कैसे? प्लेटन कम बाहर जा रहा है,
कंक्रीट ज्यादा बाहर जा रहा है तो फ्रिक्शन डेवलप हो गया, प्लेटन वो फ्रिक्शन जो है उसको रिलेटिव मोशन को खत्म करने की कोशिश करेगा। कैसे? कंक्रीट को तो अंदर खींचेगा और प्लेटन को बाहर खींचेगा, कंक्रीट को अंदर खींचेगा, प्लेटन को बाहर खींचेगा। तो आप ये कह सकते हो कि कंक्रीट तो प्लेटन को बाहर खींचने की कोशिश करेगा और प्लेटन कंक्रीट को अंदर खींचने की कोशिश करेगा, अंदर खींचने की कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्शन शो करूं प्लेटन का, तो प्लेटन पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा? ऐसे। प्लेटन पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा? इस तरह से लगेगा प्लेटन्स के ऊपर फ्रिक्शन, इस तरह से लगेगा प्लेटन्स के ऊपर फ्रिक्शन। और अगर मैं यहाँ पे शो करूं कि कंक्रीट के ऊपर फ्रिक्शन कैसे लगेगा, सो कंक्रीट के ऊपर फ्रिक्शन कैसे लगेगा? कंक्रीट के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा आपका किस तरह से? ऐसे। ये है आपका फ्रिक्शन ओवर द कंक्रीट, दिस इज द फ्रिक्शन ओवर द कंक्रीट, ये है फ्रिक्शन ओवर द कंक्रीट। अगेन वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट कि फ्रिक्शन जो लग रहा है कंक्रीट के ऊपर वो कैसे लग रहा है? इस तरह से आपका फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है किसके ऊपर? कंक्रीट के ऊपर। इस तरह से फ्रिक्शन लग रहा है किसके ऊपर? कंक्रीट के ऊपर। तो जो फ्रिक्शन लगा कंक्रीट के ऊपर अंदर के डायरेक्शन में, तो जो फ्रिक्शन लगा कंक्रीट के ऊपर इंटरनल अंदर के डायरेक्शन में, तो होगा क्या? इसकी वजह से ये सैंपल बेसिकली क्या होगा? अंदर की साइड दबा रहा है फ्रिक्शन उसको, दैट इज द लेटरल स्ट्रेन। तो ये क्या कर रहा है? इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको जो ऊपर से लोड अप्लाई करवाना पड़ेगा, पी लोड, वो कुछ ज्यादा अप्लाई करवाना पड़ेगा इस सैंपल को ब्रेक करने के। लेकिन पॉइंट क्या आता है? लेकिन पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ये फ्रिक्शन का इफेक्ट था ना, वो इसकी पूरी की पूरी हाइट में आपको देखने को मिल रहा था, पूरी की पूरी हाइट में आपको इसका फ्रिक्शन का इफेक्ट देखने को मिल रहा था। उसका रीजन क्या है कि इस सैंपल की ये जो क्यूब है ना, इसकी हाइट कम है। इसका रीजन ये है कि इस सैंपल की हाइट क्या है? हाइट इस सैंपल की कम है, हाइट कम है, इसलिए पूरा का पूरा जो फ्रिक्शन का इफेक्ट डेवलप होता है ये इसकी पूरी की पूरी हाइट के अलोंग आपको देखने को मिलता है। लेकिन होगा क्या सिलेंडर के केस में? क्या होगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज वेरी वेरी लार्ज। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। यानी कि क्यूब की हाइट कितनी थी? 15 सेंटीमीटर थी। 15 सेंटीमीटर थी क्यूब की हाइट। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर है ना। आप जिस सिलेंडर पे टेस्टिंग कर रहे हो उसकी हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर। हमने कल डायमेंशन लिखी थी। तो होता क्या है कि जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है ना, ये फ्रिक्शन का इफेक्ट इस सिलेंडर की पूरी हाइट के अलोंग आपको देखने को नहीं मिलता। ये फ्रिक्शन का इफेक्ट आपको इस सिलेंडर की पूरी हाइट में देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे जो कि एडजेसेंट टू द प्लेटेंस है, जो कि प्लेटेंस के आसपास का जो पार्ट है ना, उसी पार्ट पे आपको क्या मिलेगा? फ्रिक्शन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसी पार्ट के आसपास आपको फ्रिक्शन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये जो सेंट्रल पार्ट है इस सिलेंडर का, इस सिलेंडर का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस सिलेंडर, वो क्या रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा फ्रॉम द फ्रिक्शन, दैट विल बी अनअफेक्टेड फ्रॉम द फ्रिक्शन। आया समझ में? सो जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है ये पूरी की पूरी हाइट ऑफ सिलेंडर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ये पूरी हाइट में नहीं पहुंच पाता। ये कुछ पर्टिकुलर एरिया पे जो टॉप पे है और जो बॉटम पे है उस पे देखने को मिलेगा। सेंट्रल पार्ट क्या रहेगा? विल बी अनअफेक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन। तो मुझे ये बताओ अब, अगर ये बीच वाला पार्ट फ्रिक्शन के इफेक्ट से अनअफेक्टेड रहा, अगर ये बीच वाला पार्ट फ्रिक्शन के इफेक्ट से अनअफेक्टेड रहा, तो ये बताओ, हमने क्यूब का केस देखा था, क्यूब के केस में जो स्ट्रेंथ थी वो पी से ज्यादा आ रही थी, एक्चुअल स्ट्रेंथ से ज्यादा आ रही थी हमारी, जो हमने स्ट्रेंथ पता करी वो। क्लियर है? क्लियर है, यानी कि एक्चुअल से ज्यादा आ रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। इस वाले केस में, सिलेंडर वाले केस में, क्या स्ट्रेंथ जो होगी हमारी, जो स्ट्रेंथ होगी हमारी, क्या वो एक्चुअल के बराबर आएगी या नहीं आएगी? बताओ जरा। सिलेंडर वाले केस में क्योंकि फ्रिक्शन पूरी हाइट पे नहीं गया, क्या वो स्ट्रेंथ एक्चुअल के बराबर आएगी या नहीं आएगी? बोलो, ध्यान से सुनो, क्या वो एक्चुअल के बराबर आएगी सिलेंडर वाले में या नहीं आएगी? क्योंकि फ्रिक्शन पूरी हाइट पे नहीं गया है। बताओ बराबर आएगी या नहीं आएगी? कमेंट करो। एक्चुअल के बराबर आएगी। और कोई? बाकी लोग बताओ। नो सर। और कोई बताओ, 2-3 लोग ही कमेंट कर रहे हैं बस। नो सर। सर फ्रिक्शन का इफेक्ट होगा तो नहीं आएगी एक्चुअल के बराबर। नो सर, लिटरल
स्ट्रेन कम सिलेंडर के केस में नो सर, बिल्कुल एक्चुअल के बराबर नहीं आएगी, अभी भी एक्चुअल के बराबर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी एक्चुअल के बराबर? क्योंकि अभी भी तो फ्रिक्शन का इफेक्ट है, भले ही वो पूरी हाइट पे नहीं गया बट कुछ पर्टिकुलर हाइट तो अभी भी अफेक्ट हो रही है ना फ्रिक्शन की वजह से। देखो इतना पार्ट तो अभी भी अफेक्ट हुआ ना फ्रिक्शन की वजह से, तो एक्चुअल के बराबर कहां से आ सकती है? वो ठीक है कि पूरी हाइट पे नहीं गया फ्रिक्शन, लेकिन अभी भी कुछ हाइट पे तो फ्रिक्शन है ना, तो एक्चुअल के बराबर नहीं आएगी। लेकिन लेकिन अब ये बताओ, एक्चुअल के बराबर तो नहीं आई, एक्चुअल के बराबर नहीं आई, एक्चुअल से ज्यादा आएगी या कम आएगी? इसका आंसर करो। एक्चुअल के बराबर नहीं आई, एक्चुअल से ज्यादा आएगी या कम आएगी? बोलो, एक्चुअल से ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, बिल्कुल एक्चुअल से ज्यादा मिलेगी। रीजन क्या है? वही फ्रिक्शन वाला केस जो आपने यहाँ पे समझा ना, वही सेम टू सेम एग्जांपल इधर उठाकर लगाओ। जब फ्रिक्शन की वजह से एक्चुअल से ज्यादा मिलेगी, अभी भी फ्रिक्शन की वजह से एक्चुअल से ज्यादा मिलेगी, लेकिन द पॉइंट इज दैट की ज्यादा तो मिलेगी, लेकिन ये बताओ अब क्यूब वाले के कंपैरिजन में जो स्ट्रेंथ मिल रही थी, क्यूब की जो स्ट्रेंथ मिली थी उसके कंपैरिजन में सिलेंडर की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अच्छा, आपने दो क्वेश्चन के आंसर कर दिए। मैंने पूछा एक्चुअल के बराबर होगी या नहीं होगी, आपने बताया नहीं होगी। फिर मैंने पूछा कि एक्चुअल से ज्यादा होगी या कम होगी, तो आपने बताया ज्यादा होगी, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ क्यूब स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में, क्यूब स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा होगी या कम होगी? क्यूब से लेस होगी सिलेंडर में, बिल्कुल कम होगी, यस क्यूब से लेस होगी, क्यूब वाले के कंपैरिजन में लेस होगी। आया ना रीजन समझ में? क्या कारण है? क्योंकि क्यूब में पूरी की पूरी हाइट पर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, पूरी हाइट पर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है क्यूब वाले केस में। लेकिन सिलेंडर का कुछ पर्टिकुलर पार्ट क्या है? अनअफेक्टेड है, तो जो स्ट्रेंथ मिलेगी, जो स्ट्रेंथ मिलेगी सिलेंडर में, वो क्यूब वाले की कम होगी, वो क्यूब वाले के कंपैरिजन में कम होगी। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ होगी, सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ होगी, क्या वो एक्चुअल स्ट्रेंथ के ज्यादा पास होगी या कम पास होगी? सिलेंडर की स्ट्रेंथ एक्चुअल स्ट्रेंथ के ज्यादा पास में होगी या कम पास में होगी? एक्चुअल स्ट्रेंथ के ज्यादा पास में होगी, यस बिल्कुल सिलेंडर की स्ट्रेंथ एक्चुअल स्ट्रेंथ के ज्यादा पास में होगी। आया समझ में? सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है, कहीं पर भी पूछ सकता है कि क्यूब स्ट्रेंथ में और सिलेंडर स्ट्रेंथ में किस तरह से फर्क निकल कर आता है, और वो फर्क क्यों निकल कर आ रहा है, उसका भी रीजन आपको समझ में आ चुका है कि क्यों डिफरेंस निकल कर आता है। आई थिंक यहाँ तक की पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको। मैंने ये बताया था आपको कि भाई जो प्लेटन्स होते हैं ना, प्लेटन में लेटरल स्ट्रेन जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द कॉन्क्रीट। प्लेटन में लेटरल स्ट्रेन कम इसलिए कम आता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कॉन्क्रीट बिकॉज, हाँ इसकी वैल्यू देखो पहले, प्लेटन में लेटरल स्ट्रेन जस्ट 0.4 आएगा निकल के, 0.4 टाइम्स ऑफ द स्टील। सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लेटन में जो लेटरल स्ट्रेन निकल कर आएगा वो सिर्फ 0.4 टाइम्स होगा किसका? स्ट्रेन इन द कॉन्क्रीट का, यानी कि सिर्फ 40%। तो देखो कितना कम इलोंगेशन होता है एज कंपेयर टू द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के कंपैरिजन में सिर्फ 0.4 टाइम्स लेटरल डेवलपमेंट, लेटरल स्ट्रेन डेवलप होता है स्टील प्लेटन में। तो इलोंगेशन कम है या नहीं है? 0.4 टाइम्स है सिर्फ प्लेटन्स में। यही किसके लिए वैल्यू बताई गई है आपको? पूछेगा आपसे कोई कहीं पे कि प्लेटन में लगभग लेटरल स्ट्रेन कितना निकल कर आता है, दैट इज ओनली 0.4 टाइम्स, दैट इज ओनली 0.4 टाइम्स द स्ट्रेन ऑफ द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के स्ट्रेन के कंपैरिजन में 0.4 निकल कर आता है। दूसरी बात, मैंने आपको ये बताया कि सिलेंडर की स्ट्रेंथ कम निकल कर आएगी एज कम्पेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। सिलेंडर की स्ट्रेंथ कम निकल कर आएगी एज कम्पेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। कितनी कम? लगभग 0.8 टाइम्स निकल कर आती है एज कम्पेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट क्यूब। क्यूब की जो स्ट्रेंथ निकल कर आएगी उसके कंपैरिजन में 0.8 के आसपास रहती है सिलेंडर की स्ट्रेंथ। आया समझ में? सिलेंडर की स्ट्रेंथ 0.8 टाइम्स के आसपास रहती है क्यूब स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। तो ये कुछ डाटा बताया है आपको। बताओ यहाँ तक के सब पॉइंट क्लियर है नहीं है? यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर है नहीं है? क्लियर है? चलिए अगर ये डायग्राम बनाना है तो बना लो इसको, फिर उसके बाद अपनी पीडीएफ ओपन करना, जो पीडीएफ भेजी हुई है उसको ओपन करो। फिर इस डायग्राम में इसमें नोट करना चाहते हो कुछ, डायग्राम बनाना है तो बना लो, उसके बाद पीडीएफ ओपन करो। कमेंट कर देना अगर बना रहे होंगे, अगर नहीं बना रहे हो तो फिर पीडीएफ ओपन कर लो। नहीं बना रहे, स्क्रीनशॉट ले लिया। बना रहे हैं, बना रहे हैं सर, बनाओ बनाओ।
देखो डायग्राम थोड़ा सा आप बना लेना क्लियरली ना, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉपर यहाँ पे अभी हाथ ज्यादा सेट नहीं है, तो थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो रही है। आप डायग्राम बना लेना प्रॉपर तरह से ना, क्यूब बनाओगे तो क्यूब बनाना, उसमें सीधी लाइनें खींचना। तो बना लिया सबने, डायग्राम बना लिया? बना लिया डायग्राम? बताओ। चलो देखो, पीडीएफ ओपन करो, फाइल ओपन करो, जहाँ पे कल छोड़ा था ना हमने, उससे आगे आइए जरा, मतलब जहां तक कल डिस्कस करा था उससे जस्ट आगे आ जाओ। जहां तक कल डिस्कस कर लिया था उससे जस्ट आगे रीड करो, आगे रीड करो उससे जस्ट। क्यूब टेस्ट में कंक्रीट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ पे पी लेंगे या पी प्लस पी डैश लेंगे, पी लेंगे या फिर पी प्लस पी डैश लेंगे, पी लेंगे या फिर पी प्लस पी डैश लेंगे। आप स्ट्रेंथ मानकर चलते हो कितनी, आपने आरसीसी पढ़ रखी है 0.67 एफसी के लेते हो ना, 0.67 एफसी के लेते हो ना स्ट्रेंथ। ये 33 क्यों रिड्यूस कर देते हो, ये रिड्यूस क्यों करा देते हो आप, इसका क्या रीजन होता है? ये इसी इफेक्ट की वजह से कम कर लेते हो। आपको पता है कि ज्यादा होगी क्यूब की स्ट्रेंथ, तो हमने उसको कम कर लिया ऑलरेडी स्ट्रक्चर में यूज करने के लिए। ये तो टेस्टिंग क्यूब पे हुई है, बट एक्चुअल कंक्रीट तो अलग है ना, जो आप स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हो। ये तो क्यूब टेस्टिंग थी, बट एक्चुअल कंक्रीट की स्ट्रेंथ विल बी डिफरेंट। सो कितनी मान के चल रहे हैं हम, 0.67 मान के चल रहे हैं एफसी के। ऑलरेडी आपने वहां पे वैल्यू को कम कर दिया डिजाइनिंग के समय पे। हाँ तो बताओ जरा, हाँ ओपन करो इसको, पढ़ो जरा, रीड करो। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि लेटरल एक्सपेंशन, अभी जो मैंने बताया था वही सेम चीज लिखी हुई है। लेटरल एक्सपेंशन इन कंक्रीट क्यूब इज नॉट सेम एज लेटरल एक्सपेंशन इन द स्टील प्लेटेंस ड्यू टू कंप्रेसिव लोडिंग। ये पॉइंट बताया आपको कि लेटरल एक्सपेंशन दोनों में सेम नहीं होगा, कंक्रीट क्यूब में एंड स्टील प्लेटेंस में। उसके बाद बताया आपको कि लेटरल एक्सपेंशन इन स्टील इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स द लेटरल स्ट्रेन और एक्सपेंशन इन द कंक्रीट। 0.4 टाइम के आसपास रहता है, 0.4 टाइम के आसपास रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आया, मैंने आपको बताया कि सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ होती है, सिलेंडर की स्ट्रेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 0.8 टू 0.85 टाइम्स होती है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्यूब। 0.8 से 0.85 टाइम्स तक होती है कंक्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में, ठीक है। 0.8 से 0.85 के तक होती है। देखो कहीं कहीं पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है 0.8 लिखी हुई है, कहीं कहीं पे एब्सोल्यूट एग्जैक्ट वैल्यू लिख रखी है 0.8, कहीं कहीं पे एक रेंज मेंशन कर रखी है 0.8 से 0.85 तक। तो मैंने आपको दोनों चीज लिखा रखी है, 0.8 से 0.85 एक रेंज है, और इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू बताई गई है, कहीं कहीं पे कितनी होती है 0.8 टाइम्स तक होती है। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू बताना थोड़ा ठीक नहीं है, कि रेंज बताना ज्यादा सही है। बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई कितनी होती है, तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई 0.8 के आसपास होती है, 0.85 के बीच में रहती है, 0.8 से 0.85 के बीच में होती है सिलेंडर की स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द क्यूब स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। पढ़ो इसको जरा, नेक्स्ट आगे पढ़ो पॉइंट। द डिग्री ऑफ द रेस्ट्रेन एक्सरसाइज्ड डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन एक्चुअली डेवलप्ड। कितना रेस्ट्रेन, मैंने बताया था आपको, लेटरल रेस्ट्रेन के बारे में बताया था ना, लेटरल रेस्ट्रेन के बारे में। लेटरल रेस्ट्रेन कितना आपको मिल रहा है साइड से, कितना रुकावट आपको फील हो रही है, किस पे डिपेंड करेगा वो, दैट विल डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन। वो डिपेंड करेगा फ्रिक्शन के ऊपर कि कितना फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है फ्रॉम द साइड्स। सो दैट लेटरल रेस्ट्रेन विल डेवलप एक्चुअली ऑन द अमाउंट ऑफ द फ्रिक्शन जो कि डेवलप हुआ है। नेक्स्ट, द एलिमेंट विद इन द स्पेसिमेन इज सब्जेक्ट टू शियरिंग स्ट्रेसेस एज वेल एज द कंप्रेशन। कैसे, ये स्टेटमेंट आया क्या समझ में? अब मैं यहां से अगर कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा, कंक्रीट मैंने देखा पूरा का पूरा स्ट्रेस का सिस्टम मैंने समझ लिया है। यहां से जस्ट आप ये समझो कि जब मैंने यहाँ पे ऊपर से कॉम्प्रेशन लगाया था, मैंने ऊपर से कॉम्प्रेशन लगाया, यहाँ पे साइड में क्या डेवलप हो रहे हैं, ये फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, तो बेसिकली एक तरह से शियर स्ट्रेस ही तो है। ये क्या है, एक तरह से शियर ही तो है। भाई शियर क्या लगता है, अलोंग द प्लेन लगता है ना। शियर कैसे लगता है, अलोंग द प्लेन।
तो क्या है जो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, क्या ये अलोंग द प्लेन ही तो एक्ट करेंगे शियर स्ट्रेसेस इस तरह से, और ये नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा है यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो हम ये कह सकते हैं कि द एलिमेंट विद इन द स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू शियरिंग स्ट्रेसेस एज वेल एज द कंप्रेशन, दोनों लग रहे हैं। मेनली कंप्रेशन लगाया था, बट वहां पे शियर डेवलप हो गया खुद से बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, डेवलप हो गया शियर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। आगे पढ़ो पॉइंट। इट इज टू बी नोटेड दैट restraining effect of the platens of the testing machine extends over the entire height of the cube। ये पॉइंट बताया आपको कि जो रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट होता है प्लेटेंस का, वो पूरी की पूरी हाइट के अलोंग आपको देखने को मिलेगा क्यूब में, बट लीव्स अनअफेक्टेड ए पार्ट ऑफ टेस्ट सिलेंडर, बट सिलेंडर में कुछ पार्ट इसका अनअफेक्टेड रह जाता है। जैसे यहाँ पे आपको बताया सेंट्रल पार्ट क्या है, अनअफेक्टेड रह जाएगा सिलेंडर में बिकॉज ऑफ द ग्रेटर हाइट, सो it is therefore the strength of the cube made with identical concrete will be different from the strength of the cylinder। तो इसीलिए अगर आप एक क्यूब बनाओगे ना और उसी सेम कंक्रीट से आप सिलेंडर बना लो, दोनों की स्ट्रेंथ आपको अलग अलग मिलेंगी, तो उसके लिए क्या है, सिलेंडर की स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 0.8 टाइम्स के आसपास होती है क्यूब स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। रेंज कितना है, लगभग 0.8 से 0.85 के बीच में रहता है। क्लियर है? तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए इन सारे के सारे पॉइंट्स में। ये सब पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आओ जरा। हाँ, तो यहां तक बताओ कोई दिक्कत किसी को, फिर आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे फिर। तो यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आगे। इसी में समझो, इनफैक्ट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इसी में समझो। अब सपोज करो मैंने आपको ये फ्रिक्शन का बताया कि भाई क्यूब के केस में फ्रिक्शन पूरी हाइट पे जा रहा है, सिलेंडर के केस में कुछ हाइट अनअफेक्टेड रह गई फ्रिक्शन से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिलेंडर की हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फ्रिक्शन, सॉरी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द क्यूब। सिलेंडर की हाइट क्यूब की हाइट के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए सिलेंडर की कुछ पर्टिकुलर हाइट अनअफेक्टेड रह गई फ्रॉम द फ्रिक्शन, अगर सिलेंडर की पूरी हाइट पर भी फ्रिक्शन लग रहा होता तो आपका सिलेंडर की स्ट्रेंथ भी क्यूब की स्ट्रेंथ के बराबर ही निकल कर आती लगभग, अगर पूरी हाइट पे फ्रिक्शन लग रहा होता तो, बट नहीं लग रहा है, तो इसीलिए लगभग 15% 20% वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर है? देखो अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, तो कहीं कहीं पे आपसे इसका रीजन पूछते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब इज मोर देन एज कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर। इसका रीजन क्या होता है? एक्चुअली आप इसका रीजन क्या बता सकते हो, फ्रिक्शन बता सकते हो, रीजन बिल्कुल है। इसका रीजन हाइट भी तो है, कि भाई उसकी हाइट ज्यादा है उसकी हाइट कम है, ये भी तो रीजन है। बोलो हाइट रीजन है नहीं है? हाइट भी रीजन है, फ्रिक्शन भी रीजन है। फ्रिक्शन पूरी हाइट पे नहीं जा पा रहा है क्योंकि हाइट ज्यादा है, तो हाइट भी रीजन है एंड फ्रिक्शन भी रीजन है, दोनों रीजन है। हाइट को डिफाइन करने के लिए टेक्निकल सर देन व्हाई डोंट वी चेंज द डिम ऑफ सिलेंडर। मैं समझा नहीं, डिम ऑफ द सिलेंडर मतलब, अच्छा डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर। व्हाई डोंट वी चेंज द डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर। डायमेंशन क्यों नहीं चेंज कर देते हैं सिलेंडर की डायमेंशन क्यों नहीं चेंज कर देते हैं? सिलेंडर की डायमेंशन क्यों नहीं चेंज कर देते हैं? डायमेंशन चेंज क्यों नहीं करते हैं सिलेंडर की? डायमेंशन चेंज क्यों नहीं करेंगे सिलेंडर की? एक्चुअल में ये तो हमारे पास बस एक कोडल प्रोविजन है कि भाई कोड कहता है आप इस डायमेंशन के सिलेंडर के ऊपर टेस्ट करो, आप चेंज करना चाहो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पर्सनली चेंज करना चाहो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। बट हमारा कोड इस जैसे मतलब हाइट सेम कर दो और डायमीटर बढ़ा दे, जैसे मतलब हाइट सेम कर दो और डायमीटर बढ़ा दे। मैंने आपको क्या कहा कि आप पर्सनली कुछ भी कर सकते हो, आप डायमीटर चेंज करना चाहो बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो कोड कहता है वो मैंने आपको बता दिया कि कोड ये कहता है इस डायमेंशन के सिलेंडर पे चेक करो, इस डायमेंशन के सिलेंडर पे। आप पर्सनली डायमीटर कम करना चाहो बढ़ाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अगर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली क्यूब के बराबर ही आ जाएगी उसकी स्ट्रेंथ भी। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन हमने करा वो कंपैरिजन हमने, अच्छा आप फिर ये कहो, आपने ये क्वेश्चन तो पूछा कि सर हम सिलेंडर का डायमीटर क्यों नहीं चेंज कर देते हैं, या उसकी हाइट क्यों नहीं चेंज कर देते? आप ये भी तो बोल सकते थे सर हम क्यूब को सिलेंडर में कन्वर्ट क्यों नहीं कर देते हैं,
या फिर सर हम बड़ी साइज की क्यूब क्यों नहीं बना लेते? अगर आप बड़े साइज की क्यूब बनाओगे, आप 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज की क्यूब बना दो, फ्रिक्शन का फैक्ट कम आएगा, स्ट्रेंथ आपको एक्चुअल के पास में मिलेगी। ऐसे भी तो बोल सकते थे आप। तो पर्सनली हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कोड जिस डायमेंशन को लेके बताता है, उस डायमेंशन को लेकर हमने कंपैरिजन करा है। ठीक है, कोड ने डायमेंशन स्पेसिफाई करी है, उसको लेके हमने कंपैरिजन कर दिया। अब कोड ने भी डायमेंशन क्यों, अब देखो, अब कोड ने डायमेंशन फिक्स क्यों कर दी? कोड ने डायमेंशन फिक्स क्यों कर दी? कोड ने डायमेंशन इसीलिए फिक्स करी जिससे कि हर जगह पे यूनिफॉर्मिटी रहे, हर जगह पे यूनिफॉर्मिटी रहे। मान लो अभी आपने चेक करा हिमांशु, आपने 15 सेंटीमीटर हाइट का सिलेंडर बना दिया, दूसरे इंसान ने चेक करा, उन्होंने 30 सेंटीमीटर हाइट का सिलेंडर बना दिया, दोनों सिलेंडर बना रहे लेकिन दोनों के रिजल्ट अलग अलग निकल कर आएंगे। तो इसलिए यूनिफॉर्म कर दिया कि भाई सिलेंडर बनाओ और इसी डायमेंशन का सिलेंडर बनाओ। ठीक है, चलो देखो, इसी में देखो अब जरा कि हाँ, तो दोनों रीजन मिल सकते हैं आपको लिखे हुए कि हाइट भी एक रीजन होता है और फ्रिक्शन भी एक रीजन है, बेसिकली दोनों रीजन है। अब ये हाइट जो है ना, बेसिकली हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसके लिए आपको एक टेक्निकल वर्ड मिलेगा, सिलेंडरनेस रेशो। आपने बट सिलेंडर मोल्ड शुड बी, बट सिलेंडर बट हाँ, तो बिल्कुल सिलेंडर मोल्ड कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए, बिल्कुल 2:1 ही तो होना चाहिए ना सिलेंड्रिकल मोल्ड की। हाइट टू डायमीटर का रेशियो लगभग 2:1 होना चाहिए। देखो क्या है मतलब यहाँ पे कि आपको दोनों वर्ड लिखे मिल सकते हैं, हाइट भी मिल सकता है और फ्रिक्शन भी रीजन लिखा मिल सकता है, तो आप देख लेना दोनों रीजन होते हैं। ठीक है, हाइट को डिफाइन करने के लिए, टेक्निकल वर्ड यूज करा जाता है, सिलेंडरनेस रेशियो। आपने आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने सोम पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने, जिन्होंने सोम पढ़ रखा है उनको पता होगा सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में। जिन लोगों ने सोम पढ़ रखा है उनको पता होगा सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में। सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे ही हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो कॉलम है वो शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है, उसी के बेसिस पे तो डिफाइन करते हो ना सिलेंडरनेस रेशियो के बारे बेसिस पे। सोम पढ़ रखा है कुछ लोगों ने, थोड़ा बहुत में तो पढ़ रखा होगा ना। बताओ, सोम पढ़ा हुआ है कुछ लोगों ने? मतलब पूरे बैच में जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, उसमें से किसी ने भी सोम नहीं पढ़ रखा है? हाँ, तो पढ़ा है, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो आपको पता होगा कि जो हम कॉलम्स को डिफाइन करते हैं कि भाई कॉलम लॉन्ग कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है, वो बेसिकली सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे डिफाइन कर लेते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे, यस बिल्कुल, सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे आप डिफाइन कर लेते हो। तो सिलेंडरनेस रेशियो आपका कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइट ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सिलेंडरनेस रेशियो आपका कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइट ऑफ कॉलम को तो रिप्रेजेंट करता है। सर क्यूब साइज फिक्स इसलिए भी होता है क्योंकि मशीन एक फिक्स यूनिट या मशीन की फिक्स स्ट्रेंथ होती है। अभी आप देखोगे कि क्यूब का साइज छोटा भी कर देंगे हम। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मशीन, हम जो क्यूब है उस क्यूब का साइज छोटा भी करेंगे, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर साइज की भी क्यूब बनाएंगे। कल मैंने आपको लिखवाया था कि क्यूब का साइज आप वेरी कर सकते हो। अगर आपके पास 20 सेंटीमीटर से ज्यादा साइज का, 20 से बड़े साइज का एग्रीगेट है, तो आप जाओगे जनरली किसके पास में? 15 सेंटीमीटर की क्यूब के पास में जाओगे। लेकिन अगर 20 से छोटे साइज का एग्रीगेट है तो आप 10 सेंटीमीटर वाली क्यूब भी बना सकते हो। बट बढ़ा नहीं सकते, बट बढ़ा नहीं सकते, बट बढ़ा नहीं सकते। नहीं बढ़ा सकते हो, क्यों नहीं बढ़ा सकते हो? अच्छा, वहां पे उसकी स्पेसिंग का आ सकता है मैटर की, वो जो हमारा, लेकिन बढ़ाने में क्या दिक्कत है? बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अगर आप बढ़ाओगे तो क्या दिक्कत होगी उसमें? आप प्रिज्म भी तो बनाते हो, प्रिज्म बनाते हो ना आप? प्रिज्म में और क्यूब में क्या फर्क है? जस्ट आप जो प्रिज्म बनाते हो, प्रिज्म, मैंने बताया था आपको प्रिज्म भी बनाए जाते हैं, तो प्रिज्म में एंड क्यूब में क्या फर्क है? जस्ट फर्क यही तो है कि आपने प्रिज्म की हाइट को बढ़ा दिया है, आपने क्यूब की हाइट को बढ़ा दिया, उसको प्रिज्म बोल दिया आपने। तो आप क्या प्रिज्म को टेस्ट नहीं करते क्या? प्रिज्म जो होता है आपका, एक तरह बड़ी हाइट का क्यूब मान लो प्रिज्म को। प्रिज्म क्या है? आपकी बड़ी हाइट का क्यूब है जस्ट।
ये क्यूब ही तो है आपके पास में एक, देखो इसका फेस देखना टॉप वाला, ये एक्चुअली में ऐसी शेप बन गई कुछ, देखो ये तो ठीक बन गया है ना। ये है क्या एक्चुअल में, ये प्रिज्म है, ये क्या है आपका, यही तो है प्रिज्म। ये देख लेना, मतलब एग्जैक्टली नहीं दिखाई दे रहा है आपको, बाकी ये क्या है, देखो ये क्यूब ही तो थी। अब इसकी जो हाइट है वो भी इसके सरफेस के बराबर, इस बेसिकली प्लान डायमेंशन के बराबर, अगर इसकी आप हाइट रखते तो वो क्यूब बन जाती। आपने इसकी हाइट को बढ़ा दिया जस्ट, ये प्रिज्म बन गया। तो आप इसको यही तो कह सकते हो कि ये क्यूब है बड़ी हाइट वाली, तो आप इसको टेस्ट भी तो करते हो ना। तो अगर हाइट बढ़ाओगे तो क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपके रिजल्ट वेरी करेंगे जस्ट। देखो जरा इस पर आओ दोबारा से। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि हाइट भी हो सकता है रीजन। हाइट के लिए, हाइट के रिप्रेजेंटेशन के लिए टेक्निकल वर्ड होता है सिलेंडरनेस रेशियो। तो कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा कि ये जो स्ट्रेंथ का वेरिएशन निकल कर आता है उसका रीजन सिलेंडरनेस रेशियो भी है। सिलेंडरनेस रेशियो बेसिकली डिफाइन करता है हाइट को, जैसे हाइट ऑफ शॉर्ट कॉलम होता है, लॉन्ग कॉलम होता है, स्मॉलर डायमेंशन क्यूब्स में इजीली, इजी एंड कास्टिंग एंड क्यूरिंग, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ इजी रहेगा। तो हाँ, हाइट भी रीजन हो सकता है, फ्रिक्शन भी रीजन हो सकता है, हाइट भी रीजन हो सकता है, फ्रिक्शन भी रीजन हो सकता है। हाइट के लिए कहीं पे आपको टेक्निकल वर्ड लिखा मिल सकता है सिलेंडरनेस रेशियो। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ दोनों रीजन है, सिलेंडरनेस रेशियो भी रीजन है, वेरिएशन इन सिलेंडरनेस रेशियो भी रीजन है, एंड आपका फ्रिक्शन भी रीजन है, दोनों रीजन होते हैं। चलो अब एक एक केस देखो नेक्स्ट। लेट अस सपोज मैंने क्या करा इस बार, मैंने इस बार क्या करा कि इस क्यूब की हाइट को, इस क्यूब की डायमेंशन पहले क्या थी, 15 × 15 × 15 थी। इस बार मैंने क्या करा, इस क्यूब की हाइट को कितना कर दिया, इस क्यूब की डायमेंशन को कर दिया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो इस बार आपने क्या किया, इस वाले केस में, इस वाले केस में आपने क्यूब की जो साइज है, उस क्यूब के साइज को आपने कितना कर दिया यहाँ पे इस बारी, इस बार आप यूज कर रहे हो 10 × 10 सेंटीमीटर साइज की क्यूब आप इस बार यूज कर रहे हो। अब इसके बारे में मुझे दोबारा कुछ नहीं बताना पड़ेगा, बहुत सिंपल है समझना आपके लिए। लेट अस सपोज मैंने क्या था, पहले 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर साइज की क्यूब रखी हुई थी। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर साइज की क्यूब रख रहा हूँ मैं। तो आप ये बताओ, जब आप क्यूब को टेस्ट करोगे सीटीएम के अंदर, वही प्लेटन्स के बीच में रखोगे, ऊपर से लोडिंग अप्लाई करोगे, लेटरल इलोंगेशन होगा, प्लेटन्स भी इलोंगेट करेगा, कॉन्क्रीट भी इलोंगेट करेगा, बट द इलोंगेशन इन द प्लेटन विल बी लेस एज कंपेयर्ड टू द इलोंगेशन इन द कॉन्क्रीट। प्लेटन कॉन्क्रीट को रोकने की कोशिश करेगा, उस पे अंदर की तरफ फ्रिक्शन अप्लाई करवाएगा। तो तो क्या होगा, वो जो फ्रिक्शन है जो उस पे अंदर की तरफ अप्लाई हो रहा है, वो जो फ्रिक्शन है, वो जो फ्रिक्शन है वो क्या हो रहा था, पहले क्यूब में तो पूरी हाइट पे लग रहा था 15 सेंटीमीटर वाली में, सिलेंडर में आपने देखा आधी हाइट बच गई क्योंकि हाइट ज्यादा थी। तो ये बताओ उस फ्रिक्शन का इफेक्ट, उस फ्रिक्शन का इफेक्ट इस बार अगर आप 10 सेंटीमीटर वाली क्यूब रखोगे तो पूरी हाइट पे होगा या नहीं होगा, पूरी हाइट पे होगा इफेक्ट या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, इफेक्ट जो होगा वो पूरी हाइट पे होगा। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट पूरी हाइट पे तो इफेक्ट होगा, साथ साथ ये भी पॉइंट है कि वो जो इफेक्ट है, वो जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है, वो पहले वाले 15 सेंटीमीटर वाले के कंपैरिजन में और ज्यादा इफेक्ट के साथ उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। क्या फ्रिक्शन पहले वाली 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में और ज्यादा उसको बेसिकली अंदर की साइड दबाने की कोशिश करेगा क्या इस बार, बिल्कुल मोर इफेक्ट होगा, ज्यादा इफेक्ट होगा, आप समझ सकते हो ना। भाई पहले आपने वही फ्रिक्शन 15 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर लगवा रखा है, इस बार आपने वही मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन 10 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर लगा दिया, तो ऑब्वियसली आपको जो फ्रिक्शन का इफेक्ट फील होगा वो ज्यादा फील होगा, ज्यादा फील होगा। अगर आपको फ्रिक्शन का इफेक्ट ज्यादा फील होगा, ज्यादा फील होगा, तो आपको बेसिकली ऊपर से जो लोड अप्लाई करवाना पड़ रहा है क्यूब को ब्रेक करवाने के लिए, वो 15 सेंटीमीटर वाली क्यूब के कंपैरिजन में ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, कम अप्लाई करना पड़ेगा, बताओ। क्यूब को ब्रेक करने के लिए 15 वाली के कंपैरिजन में ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, कम अप्लाई करना पड़ेगा, मोर लोड अप्लाई करवाना पड़ेगा। आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा लोड अप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा लोड अप्लाई करवाना पड़ेगा तो आप ये बताओ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो आप नोट करोगे, स्ट्रेंथ जो होगी वो 10 सेंटीमीटर वाली की ज्यादा होगी, 15 सेंटीमीटर वाली की ज्यादा होगी। तो इसके हिसाब से 10 सेंटीमीटर वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा निकल कर आएगी, 15 वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा निकल कर आएगी, 10 वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा निकल कर आएगी, बिल्कुल। ये चीज समझ में आ गई।
स्ट्रेंथ 10 सेंटीमीटर वाले की ज्यादा निकल कर आएगी। इसीलिए क्या हमारे पास में पॉइंट है, हमारे पास में पॉइंट ये है कि अगर हम हाइट को डिक्रीज करा दें, हाइट को डिक्रीज करा दें क्यूब की, या फिर आप क्यूब का साइज छोटा कर दो, या फिर आप क्यूब का साइज छोटा कर दो, तो जो स्ट्रेंथ होती है, तो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ जो होगी, स्ट्रेंथ जो होगी बेसिकली, स्ट्रेंथ जो होगी दैट स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। ये पॉइंट आता है। आई थिंक ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। इसीलिए अ 10 सेंटीमीटर क्यूब विल हैव मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है रीजन? कि 10 वाले के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्ट आपको फ्रिक्शन का फील होगा, इसीलिए आपकी स्ट्रेंथ वहां पे ज्यादा निकल कर आएगी। आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ है। बोलो सबको क्लियर है पॉइंट? क्लियर? अब उसको रीड कर लो एक बार जस्ट। अब वही जो पीडीएफ चल रही थी ना, उसको पढ़ लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते ही। पढ़ लो उसको एक बार, पढ़ के समझ में आ जाएगा खुद से। पढ़ो उसको एक बार, पढ़ो उसको एक बार। बोलो आया पढ़कर समझ में? आया पढ़ के समझ? क्या लिखा है कि विद डिक्रीज इन द साइज ऑफ द क्यूब द स्ट्रेंथ विल इंक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन। सिंपल सा रीजन है कि अगर आप साइज कम कर दोगे ना क्यूब का, अगर आप क्यूब का साइज कम करोगे तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। अब यहाँ पे दो डायग्राम भी आपको बनाकर दे रखे हैं ना, एक क्यूब का डायग्राम बनाया हुआ है, दूसरा सिलेंडर का डायग्राम बनाया हुआ है। वो बनवा भी यहाँ पे क्लास में बताया, उसको आप आराम से समझ लेना खुद से। अब एक और पॉइंट बताया था मैंने आपको कि जो रिजल्ट्स होते हैं ना, रिजल्ट जो आप ऑब्टेन करते हो क्यूब टेस्ट से, द रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द क्यूब टेस्ट, क्यूब टेस्ट से जो आप रिजल्ट ऑब्टेन करते हो ना क्यूब टेस्ट से, वो ये बताओ मोर देन एक्चुअल होते हैं, लेस देन एक्चुअल होते हैं? रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्यूब टेस्ट आर मोर देन एक्चुअल या फिर लेस देन एक्चुअल? यस, मोर देन एक्चुअल होते हैं। दे आर मोर देन एक्चुअल होते हैं। सो क्या होते हैं? मोर देन एक्चुअल। यस, सो द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्यूब टेस्ट, रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द क्यूब टेस्ट आर मोर देन द एक्चुअल। मोर देन एक्चुअल होते हैं रिजल्ट्स। चलो यहाँ तक की तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ तक सारा समझ में आ चुका होगा। आपने वो जो डायग्राम देखा है वहां पे लिखा हुआ भी है कि जो मिडिल पार्ट है ना, जो फ्रिक्शन जो है मिडिल पार्ट पे नहीं लग रहा है, सिलेंडर के ऊपर नीचे लग रहा है प्लेटस के आसपास, मिडिल पार्ट अनअफेक्टेड है, इसलिए सिलेंडर की स्ट्रेंथ कुछ हद तक कम हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्या, आपको वहां पे दो टेबल बनाकर दे रखी है, आपको वहां पे दो टेबल बनाकर दे रखी है, उन टेबल को ध्यान से देखो, उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनसे क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पास में। तो क्या है, आपको दो टेबल वहां पर बनाकर दे रखी है। एक टेबल में क्या है? क्यूब साइज है, क्यूब साइज है, और दूसरे साइड पे क्या है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू 150 mm क्यूब। दूसरा क्या है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू 150 mm क्यूब। तो ये कंपैरिजन करने का एक जस्ट आपको बताया है कि भाई कंपैरिजन करके आप कैसे देख सकते हो। देखो जैसे एक साइड पे क्या लिखा हुआ है? क्यूब साइज लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखा हुआ है कंपेयर टू 150 mm क्यूब। आपने क्या करा कि आपने अलग अलग साइजेस की, आपने अलग अलग साइजेस की क्यूब्स बनाई, आपने अलग अलग साइजेस की क्यूब्स बनाई। जैसे कि हमने देखा कि भाई हमने क्यूब बनाई किस साइज की? 10 सेंटीमीटर साइज की आपने क्यूब बनाई। दूसरी क्यूब आपने बनाई है 15 सेंटीमीटर साइज की, 15 सेंटीमीटर साइज की आपने क्यूब बनाई। थर्ड क्यूब बनाई आपने 20 सेंटीमीटर साइज की आपने क्यूब बनाई। एंड नेक्स्ट क्यूब बनाई आपने 30 सेंटीमीटर साइज की क्यूब बनाई। तो क्या है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड द 30 सेंटीमीटर। अब इन क्यूब्स की अलग अलग साइजेस की क्यूब बना रहे हो आप इनकी स्ट्रेंथ को कंपैरिजन, इनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर रहे हो 150 mm वाली क्यूब के कंपैरेटिवली कि रिलेटिवली कितना स्ट्रेंथ रहेगा।
तो ये बताओ, मैं यहाँ पे एक फैक्टर लिखूंगा 150 वाली के कोरस्पॉन्डिंग, अगर मान लो 150 के कंपैरिजन में आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या फैक्टर आना चाहिए? रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी रहेगी इस 150 mm वाली क्यूब की? रिलेटिव स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू 150 mm के क्यूब बराबरी तो रहेगी ना, बिल्कुल इक्वल रहेगी, तो फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्योंकि रीजन क्या है, बेसिकली आप इसका कंपैरिजन कर रहे हो, स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर रहे हो 150 mm साइज की क्यूब के साथ में। ये जो अलग अलग साइजेस की क्यूब्स हैं, आप इनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर रहे हो किसके साथ? 150 mm साइज की क्यूब के साथ में। तो आपके पास जो 50 सेंटीमीटर की क्यूब है, उसकी स्ट्रेंथ तो एग्जैक्टली 150 mm की क्यूब के बराबर ही निकल कर आएगी ना, बराबर निकल कर आएगी। तो बराबर निकल कर आएगी तो फैक्टर कितना होगा? फैक्टर होगा आपके पास में 1 होगा। 10 सेंटीमीटर वाली जो क्यूब होगी, उसकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू 15 सेंटीमीटर क्यूब के कंपैरिजन में ज्यादा निकल कर आएगी। अगर ज्यादा निकल कर आएगी तो यहाँ पे फैक्टर क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1.05 आ जाएगा। 1.05 आपने 200 mm कर दिया है साइज, या फिर 20 सेंटीमीटर कर दिया है साइज, 20 सेंटीमीटर कर दिया, तो वो 15 वाली के कंपैरिजन में या फिर 150 mm वाली के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। अगर कम होगी तो फैक्टर कितना आएगा? 0.95 आएगा। यहाँ पे फैक्टर क्या हो गया? और ज्यादा रिड्यूस हो गया, कितना? 0.87 हो गया। बताओ ये आया नहीं आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट टेबल है, से क्वेश्चन आ चुका है, आपसे पूछा गया है पहले कि भाई 10 सेंटीमीटर साइज की हमने क्यूब बनाई है, तो एज कंपेयर टू 15 सेंटीमीटर वाली क्यूब के कंपैरिजन में कितनी स्ट्रेंथ रहेगी 10 सेंटीमीटर वाली क्यूब की? मतलब आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 1.05 टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ से क्या है, स्ट्रेंथ 10 सेंटीमीटर वाली क्यूब का इज इक्वल टू 1.05 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ द 15 सेंटीमीटर वाली का, ये फैक्टर आता है। या फिर आप लिखो स्ट्रेंथ 20 सेंटीमीटर वाली का कितना होगा? 0.95 टाइम्स इंटू स्ट्रेंथ ऑफ 15 वाली के कंपैरिजन में। जो एक्सप्लेनेशन था उसी के हिसाब से एक टेबल बनाई है, कुछ वैल्यू बताई है मैथमेटिकल वैल्यूज, जिससे कि कंपैरिजन कर पाओ दोनों का। तो कितना हो गया? ये हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया? ये आ गया आपके पास में ना। ये टेबल याद रखना सब इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे क्यूब का साइज बढ़ता जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है, फैक्टर कम होता जा रहा है। 8795 1.05 क्लियर है। अब कुछ और आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड वैल्यू बताई गई हैं, कुछ और आपके पास में ऑब्जर्वेशन बेस्ड कुछ और आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड वैल्यूज बताई गई हैं। ठीक है, किस तरह से ऑब्जर्वेशन बेस्ड वैल्यूज हैं आपके पास में? वैल्यूज इस तरह से हैं कि भाई जो स्ट्रेंथ होती है ना क्यूब की, कंक्रीट जो है बेसिकली अपना एक दिन में लगभग 16% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। जो भी उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसके पास आने वाली थी, उसका लगभग 16% स्ट्रेंथ उसके पास आ जाती है। कितने टाइम में? एक दिन में। 3 डेज की एज पे 3 दिन के बाद वो लगभग अपना 40% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। 40% 50% तक स्ट्रेंथ आ जाती है उसके पास। अगर आप एक हफ्ते पे देखोगे, 7 दिन पे अगर आप जाकर देखोगे, 7 दिन पे उसकी स्ट्रेंथ लगभग कितनी हो जाती है? 66% के आसपास वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ का। मतलब ये है बोलने का कि सपोज करो कि आप बेसिकली कंक्रीट की प्रॉपर्टी को जज करना चाह रहे हो। सपोज आप 28 डेज पे उसकी टेस्टिंग करते हैं, कंक्रीट की टेस्टिंग करते हैं 28 डेज पे जाके। अलग अलग एज पे कर सकते हो आप, 3 दिन पे भी कर सकते हो, 7 दिन पे भी कर सकते हो, 28 डे पे भी कर सकते हो। हम जनरली ग्रेड स्पेसिफाई करते हैं 28 डेज की टेस्टिंग की जो स्ट्रेंथ आती है उसके बेसिस पे। हम जो कंक्रीट का ग्रेड स्पेसिफाई करते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि जो 28 डेज की टेस्टिंग के बाद जो उसकी स्ट्रेंथ आ रही है उसके बेसिस पे आप उसका ग्रेड स्पेसिफाई करते हो। जैसे कल भी बताया था M15 M20, वो जो 15 था 20 था, वो सब कौन सी स्ट्रेंथ थी? दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट द एज ऑफ 28 डेज ऑफ टेस्टिंग। तो सपोज करो आपके पास में दो ऑप्शन है। क्या है कि भाई सपोज आपने कंक्रीट मंगाई कोई फील्ड में, आपने फील्ड में कंक्रीट मंगाई किसी प्लांट से, आपने कंक्रीट मंगाई फील्ड में किसी प्लांट से। अब आप उस कंक्रीट को यूज कर रहे हो, आप उस कंक्रीट को यूज कर रहे हो, कंक्रीट को यूज कर रहे हो। कंक्रीट जब आई आपके पास में तो आपने उसकी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहा। आपने उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए क्या करा? उसका सैंपल उठाया क्यूब का, उससे क्यूब बना लिया, क्यूब बना लिया। अब आप क्या करोगे? 28 दिन पे चेक करो, सपोज उसको 28 दिन पे चेक करो। तो आपने क्या करा? सपोज करो कि आज के दिन पे आपने, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ यहाँ पे देखो, सपोज आज की डेट पे 24 को आपके पास क्यूब कंक्रीट आई। 24 मई है ना आज, 24 मई को आपके पास में कंक्रीट का क्यूब आया। ये एक क्यूब आया आपके पास कंक्रीट का, सपोज आपने एक क्यूब बनाया। अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो 28 डेज पे होगी। तो सपोज करो, या तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे 28 डेज का वेट करो। आपने क्यूब बना ली, क्यूब बनाने के बाद क्या करोगे? आप इसको पानी में डाल के छोड़ दोगे ना,
वो टेस्टिंग आपने पढ़ी थी कल, किस तरह से टेस्टिंग करी जाती है। आपने इसको पानी में डाल के छोड़ दिया, पानी में डाल के छोड़ दिया आपने इसको। अब आप इसको पानी में से बाहर कब निकालोगे? जस्ट टेस्टिंग के टाइम पे। टेस्टिंग कब करनी है आपको? 28 डेज पे आके टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है 28 डेज पे आके। तो अब क्या होगा, कॉन्क्रीट आज आ चुकी है आपके पास में, आपने क्यूब बना दिया, वाटर में डाल दिया उसको, वाटर में डाल दिया, 28 डे बाद उसको निकाला, उसको टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ आ गई कितनी? सपोज आप M20 ग्रेड मंगा रहे थे। आप क्या मंगा रहे थे? M20 ग्रेड आपके पास में था, लेकिन आपने क्या देखा चेक करके, उसकी स्ट्रेंथ कितनी निकल कर आई? 15 न्यूटन पर mm² उसकी स्ट्रेंथ निकल कर आई। उसकी स्ट्रेंथ कितनी निकल कर आई? 28 डे बाद जब आपने उसको टेस्ट करा तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी निकल कर आई? उसकी स्ट्रेंथ निकल कर आई 15 न्यूटन पर mm²। ग्रेड कौन सा बोला मैंने? M20 बोला। तो अब ये बताओ, आप तो वर्क कर रहे थे M20 ग्रेड समझ के, लेकिन 28 डे बाद जब आपने चेक करा तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी निकल कर आई? उसकी स्ट्रेंथ निकल कर आई जस्ट 15 न्यूटन पर mm²। होनी कितनी चाहिए थी? लगभग 20 न्यूटन पर mm² के आसपास तो होनी चाहिए थी ना। तो ये बताओ, आपने 28 दिन तक उसको पानी में डाल के रखा, उसको टेस्ट करा, 15 न्यूटन पर mm² उसकी स्ट्रेंथ निकल कर आई। आनी कितनी चाहिए थी? 20 आनी चाहिए थी, अगर ग्रेड कौन सा था? M20 था। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई? ये क्या प्रॉब्लम की बात है या नहीं है? बताओ जरा। मतलब आप काम कर रहे थे समझ कर कि भाई M20 कॉन्क्रीट है, आपने उसको 28 दिन के लिए पानी में डाल के रख दिया। जब 28 दिन बाद आपने उसको चेक करा तो उसकी स्ट्रेंथ निकल कर आई 15, और आप क्या सोच रहे थे कि इसकी तो 20 है। तो इससे दिक्कत क्या हो गई? सपोज कॉन्क्रीट तो आज आ गई थी आपके पास में, तो अब ऐसा तो करोगे नहीं कि आपकी इसको 28 डे तक यहीं पे इसको रखे रखोगे कॉन्क्रीट को, उसको यूज नहीं करोगे तब तक, ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप भले ही उसकी क्यूब की टेस्टिंग 28 डे पे आकर कर रहे हो, 28 डे बाद उसकी क्यूब की टेस्टिंग कर रहे हो आप, लेकिन अगर कॉन्क्रीट आ जाई है तो आप उसको जस्ट तभी तो यूज करोगे ना। इस क्यूब की टेस्टिंग आप 28 डे पे कर रहे हो, लेकिन ये जो कॉन्क्रीट आपके फील्ड में आई है इसको तो आप आज आज ही आप यूज करोगे ना। तो आपने क्या करा, इस कॉन्क्रीट से आपने क्या कर दिया, जो यहाँ पे कॉन्क्रीट आई थी ना, इस कॉन्क्रीट से आपने कॉलम डाल दिए। इस कॉन्क्रीट से आपने क्या करा? कॉलम डाल दिए। लगभग सपोज आपने 4 कॉलम डाल दिए। 4 कॉलम के ऊपर आपने 4 कॉलम के ऊपर आपने क्या कर दिया? एक स्लैब भी डाल दी। एक स्लैब भी डाल दी। 4 कॉलम के ऊपर आपने क्या कर दिया? एक स्लैब भी तो डाल दी। अब देखो दिक्कत समझो, कॉन्क्रीट आ जाई थी, एक क्यूब निकाला आपने, उसको टेस्ट करा, 28 डे पे आके स्ट्रेंथ आई 15। हम काम क्या सोच के कर रहे थे कि भाई इसकी स्ट्रेंथ 20 है, लेकिन इस 28 डे के अंदर अंदर 28 डे के अंदर अंदर ऑब्वियसली आप 28 दिन तक थोड़ी वेट करोगे इसको यूज करने के लिए। आपने इसको यूज करा और ये 4 कॉलम बना दिए और एक स्लैब बना दी। लेकिन 28 डे पे आपके 28 डे पर आकर आपको क्या पता लगा? 28 डे पे आकर आपको ये पता लगा कि इसकी स्ट्रेंथ तो सिर्फ कितनी है? 15 है, और मुझे चाहिए कितनी थी? 20 चाहिए थी। यानी कि मैं जो काम कर रहा था, मैं उस कॉन्क्रीट से काम कर रहा था जिसके पास डिजायर स्ट्रेंथ है ही नहीं, जिसके पास में डिजायर्ड स्ट्रेंथ है ही नहीं। मैं ऐसी कॉन्क्रीट के साथ काम कर रहा था। अब बताओ यहाँ से दिक्कत क्या होगी? यहाँ पे आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, दिक्कत क्या है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस बताओ, पहले तो समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम आई सबको समझ में कि प्रॉब्लम क्या आ गई आपके पास? यस, प्रॉब्लम आई ना समझ में। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब होगा क्या? अब ये होगा कि यहाँ पे क्या होंगी? लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाई होंगी, बिल्कुल लड़ाई होंगी। कैसे लड़ाई होंगी? क्लाइंट के बीच में एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट में इस कॉन्क्रीट को यूज थोड़ी होने देगा। अगर स्ट्रेंथ इतनी आ गई ना बाई चांस, इसकी चेक करने के बाद पता लगा, तो वो क्या कहेगा? इसको गिराओ, पूरी बिल्डिंग को इसको क्या करो? नीचे गिराओ और दोबारा से इसको कास्ट करो। इसको नीचे गिराओ, इसको दोबारा से कास्ट करो। ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम पूरी 28 डेज का वेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि भाई हम पूरा 28 दिन का वेट करेंगे, 28 दिन बाद उसको चेक करेंगे। तो आपके पास में रिक्वायरमेंट क्या आ जाती है कि आपको क्यूब्स को कम एज पे चेक करना होता है कि उसकी स्ट्रेंथ है कितनी। 28 डे पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आप डिफाइन करते हो, लेकिन अगर आप 28 डे पर ही जाकर उसको सिर्फ टेस्ट करोगे तो दिक्कत क्या आएगी उसमें? उसमें ये दिक्कत आपके पास क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, आप कॉन्क्रीट को चेक करने के लिए 28 डे का वेट नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, कॉन्क्रीट को कम एज पे चेक कर लोगे। कम एज पे चेक कर लोगे मतलब 1 दिन पे चेक कर लो, 3 डे पे चेक कर लो, 7 डे पे चेक कर लो, 14 डे पे चेक कर लो। आया समझ में? अब क्या करो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको कुछ वैल्यूज बताई गई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको कुछ वैल्यूज बताई गई हैं कि भाई अगर अगर आपने कंक्रीट को 1 दिन पे चेक करा, 1 दिन पे चेक करा और उसकी स्ट्रेंथ 1 दिन पे चेक करने के बाद लगभग 16% तक निकल कर आ गई, तो मतलब ये है कहने का कि हाँ, हमारी कंक्रीट
28 डेज पे आके जो उसको स्ट्रेंथ देनी चाहिए थी वो स्ट्रेंथ दे देगी। मतलब आपने कुछ परसेंटेज देख लिया उसका कि हाँ 28 डे पे आनी चाहिए थी 20 तक, 28 डे पे 20 तक आनी चाहिए थी। तो मैंने क्या देखा कि हाँ भाई एक डे पे ही 20 का 16% तो आ चुका है, मतलब कॉन्क्रीट ठीक है। लेकिन अगर एक डे की टेस्टिंग के बाद ये 5% आता, 7% आता, तब क्या करते? ये गलत कॉन्क्रीट है आपकी। आया समझ गए? तो एक दिन की टेस्टिंग पे लगभग 16% तक स्ट्रेंथ उसके पास आ जानी चाहिए। आपने उसको 3 दिन पे चेक किया, 3 दिन पे जब आपने उसको चेक करा तो आपने क्या देखा कि उसकी स्ट्रेंथ लगभग 40% से 50% तक का होता है एक्चुअल में। मैंने वहां पे टेबल में 40 लिखा होगा, बट एक्चुअल वैल्यू आपको बताइए 40 से 50 तक का होता है वेरिएशन। देखो ये कोई ऐसी बिल्कुल फिक्स थंब रूल तो होते नहीं है कि बिल्कुल यही फिक्स वैल्यू चलेंगी। इनमें वेरिएशन होता है, सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती हैं। तो 16% के आसपास है, यहाँ पर क्या है लगभग 40 टू 50% तक आप मान सकते हो। अगर उसने 3 दिन पे आके 40 टू 50% स्ट्रेंथ गेन कर ली, 40 टू 50% स्ट्रेंथ उसने गेन कर ली, दैट मीन्स हम ये मान सकते हैं कि हमारी कॉन्क्रीट 28 डे पे आके जितनी स्ट्रेंथ उसकी होनी चाहिए थी उतनी स्ट्रेंथ वो गेन कर लेगा। आपने 7 दिन पे देखा, 7 दिन पे आके आपने क्या देखा कि उस कॉन्क्रीट ने लगभग 2/3 या फिर बोल दो 66% तक स्ट्रेंथ उसने गेन कर लिया है। इसका मतलब ये है कि हाँ 28 डे पे आपकी कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी वो स्ट्रेंथ उसके पास में आ जाएगी। मतलब मुझे ये बताओ, अब आप बहुत कम एज पे कॉन्क्रीट को चेक करने के बाद, 1 दिन पे, 3 दिन पे, 7 दिन पे कॉन्क्रीट को चेक करने के बाद क्या उसकी 28 डेज स्ट्रेंथ का उस स्ट्रेंथ का आइडिया लगा पा रहे हो क्या? आपने 1 दिन पे चेक करा, 3 डे पे चेक करा, 7 डे पे चेक करा, और इन कम एज पे चेक करने के बाद भी आपने उसकी 28 डे की स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी ले ली, इसका आइडिया लगा लिया। बताओ ये आया क्या समझ में? किस तरह से चीजें हो रही हैं? तो इससे ये फायदा है, बेसिकली इससे ये फायदा मिलता है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पूरा 28 डे का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीजन क्या है, वो रीजन आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अब आपके 1 दिन पे चेक कर लिया, अगर बाई चांस उसने आपने उस दिन इस कॉलम को डाल भी दिया था, बीम को डाल भी दिया था, तो 1 दिन बाद उसको तोड़ दो, क्या दिक्कत हो रही है? 28 दिन तक को तो टाइम वेस्ट नहीं होगा ना आपका। 1 दिन का हो गया ठीक है, 28 दिन का टाइम वेस्ट नहीं होगा। आया समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से चीजें होती हैं। वो टेबल आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रखी है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट लिखा हुआ है एंड एज ऑफ द कॉन्क्रीट लिखा हुआ है, यानी कि 1 दिन पे लगभग 16% तक आ जाती है, 3 दिन पे लगभग 40 से 50% तक का होता है। वहां पे 40 लिखा हुआ है, बट एक एवरेज वैल्यू बताइए मैंने आपको, 40 टू 50% तक होता है। 7 डेज पे होता है लगभग 66%। 2/3 स्ट्रेंथ आपकी कॉन्क्रीट के पास में आ जानी चाहिए, 2/3 स्ट्रेंथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2/3, 2/3 ऑफ द 28 डेज स्ट्रेंथ अल्टीमेट, बेसिकली ये अल्टीमेट नहीं बोलेंगे इसको, ये क्या है, 28 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है ना कॉन्क्रीट की, उसके कंपैरिजन में है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोलते हो एफसी के, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, उस कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में 2/3 स्ट्रेंथ उसके पास में आ जानी चाहिए, 2/3 स्ट्रेंथ उसके पास में आ जानी चाहिए 7 डेज पे। बोलो जरा, बताओ मुझे, कंफर्म करो सब लोग एक बार ही। आया क्या समझ में? बताइए। आया है सबको समझ में कि क्या रीजन है, क्या करते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे हम ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है वो सबको क्लियर हो गया है। तो ये जो मैंने वैल्यू बताई है ना यहाँ पे, 7 डेज पे, 28 डेज पे, या फिर आप 3 डेज पे, 1 डे पे, ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये 28 डेज वाली स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में, जिसको आप एफसी के बोलते हो। एफसी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है ना, उसके कंपैरिजन में, कि उसके कंपैरिजन में 28 डेज की स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में 2/3 स्ट्रेंथ उसके पास आ जानी चाहिए। आपके पास बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह से कि द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट एट द एज ऑफ 7 डेज should be approximately equal to 66% या फिर 2/3 या फिर 2/3 ऑफ द 28 डेज स्ट्रेंथ। 28 डेज स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में 2/3 स्ट्रेंथ उसके पास आ जानी चाहिए, 2/3 स्ट्रेंथ उसके पास में आ जानी चाहिए। 28 डे वाली स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में है, जिसको आप एफसी के बोलते हो, एफसी के बोलते हो, उसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज। चलिए अपना यहाँ तक का सबको क्लियर है, अब अपना आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा किसी भी तरह का। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बोलो जरा, सबको क्लियर है? हम्म चलो
तो एक तरह से आपका कॉम्प्रेशन, सर एक पॉइंट क्लियर कर दो, रिलेटिव स्ट्रेंथ 100 mm³ की मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? देखो आपको क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालनी है 100 mm³ की। ये स्ट्रेंथ होती है 150 mm वाली क्यूब के कंपैरिजन में 1.05 टाइम्स होती है, 1.05 टाइम्स होती है। इसके कंपैरिजन में स्ट्रेंथ ऑफ 150 क्यूब वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ द 100 mm³, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द 100 mm³ इज इक्वल टू 1.05 टाइम्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³। बताइए आया समझ में? आपको स्ट्रेंथ निकालनी है 200 mm वाली की, कितना होगा 0.95 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ द 150 mm³। बताइए बोलो, क्लियर है? ऐसे निकालेंगे, बस वो फैक्टर लगा दो वहां पे, जितनी स्ट्रेंथ आपकी आ रही है ना 150 वाली की, उसमें वो फैक्टर लगा दीजिए आप 1.05, तो आपकी 100 mm वाली की स्ट्रेंथ आ जाएगी। 150 वाले में ये 0.9 फैक्टर लगा दीजिए, तो आपकी 200 mm वाली की क्यूब की स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर आई, हाँ बिल्कुल कोड से आया है, सब ये सब कोड से आ रहे हैं, सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड वैल्यूज हैं, सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड वैल्यूज हैं। जो भी फैक्टर आपको बताए जा रहे हैं सब ऑब्जर्वेशन बेसिस पे हैं, जो हमें वैल्यू डायरेक्टली प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट। सो आपको जो पीछे टेबल बताई ना अभी 1 डे पे 16%, 50% तक, 66% तक, ये भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड डाटा ही है। अब ऐसा नहीं कि ये वेरी नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है, एक आध प्लस माइनस का, एक्सपेरिमेंटल है। अभी अभी कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जैक्टली आपकी स्ट्रेंथ आ जाए हमेशा क्वांटिटी सेम निकल के, क्योंकि वेरिएशन होगा। एक हेटेरोजेनस मटेरियल है, नॉन आइसोट्रोपिक है, नॉन होमोजेनियस मटेरियल है, तो कभी भी सेम आ ही नहीं सकती, स्ट्रेंथ वेरी करती रहेगी, बट एक आसपास इसी के आसपास रहती है। सो 7 डेज पे एज कम्पेयर टू 28 डेज स्ट्रेंथ 2/3 स्ट्रेंथ आ जाती है, तो 66% स्ट्रेंथ आ जाती है। चलो नेक्स्ट देखो, कुछ पॉइंट देखो यहाँ पे, वो नेक्स्ट देखो। अब मैंने आपसे ये पूछा था, एक मैं आपको नोट पॉइंट पढ़कर सुना रहा हूँ, आप उसको जस्ट कंफर्म करना है, पहले उसको लिख लो, चाहे आप लिखना चाहो तो, या तो लिख लो लिखना चाहो तो, या मैं आपको लिखा लिखा है भेज दूंगा क्लास के बाद में, जैसा आप कहो वैसा कर लेते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर लिखा लिखा है भेज दूंगा क्लास के बाद में। बोलो, चलो पीडीएफ भेज दूंगा ना, पीडीएफ भेज दूंगा आपके पास एज इट इज, आप भेज दूंगा, हाँ मैं भेज दूंगा, ठीक है मैं भेज दूंगा लिखा लिखा है। समझो क्या है, सिलेंडर इज लेस अफेक्टेड बाय द फ्रिक्शन, सिलेंडर फ्रिक्शन से लेस अफेक्ट होता है, ये चीज आपको पता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेंडर के जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज्यादा यूनिफॉर्म होते हैं एंड ज्यादा क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वन। ये पॉइंट जस्ट आपको लिखवाना था, तो मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ, समझा तो मैंने दिया था, एग्जैक्ट स्टेटमेंट सुन लीजिए आप। सिलेंडर इज लेस अफेक्टेड बाय एंड रेस्ट्रेंस, सिलेंडर इज लेस अफेक्टेड बाय एंड रेस्ट्रेंस, सिलेंडर कम अफेक्ट होता है एंड रेस्ट्रेंस से, ठीक है। caused by the platens, caused by the platens, hence it seems to give more uniform result, इसीलिए उसके जो रिजल्ट आते हैं वो ज्यादा यूनिफॉर्म निकल कर आते हैं than the cube, therefore the use of cylinder is becoming more popular these days, इसलिए सिलेंडर का यूज आज के टाइम पे ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। सबको पॉइंट आया समझ में? जो लिखाया हुआ है वही सेम बताया है कि सिलेंडर कम अफेक्ट होता है एंड रेस्ट्रेंट से, जो कि प्लेटेंस की वजह से आता है, इसीलिए सिलेंडर के रिजल्ट्स ज्यादा यूनिफॉर्म निकल कर आते हैं एज कम्पेयर टू द क्यूब, इसीलिए आज के टाइम पे सिलेंडर का यूज ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है डे टू डे यूज में। बनाते अभी भी क्यूब ही है मोस्ट ऑफ द जगह पे, लेकिन पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है सिलेंडर का भी यूज, क्योंकि हमें धीरे धीरे सिलेंडर के ये एडवांटेजेस समझ में आने लग गए हैं, इसीलिए ये एडवांटेजेस समझ में आने लग गए हैं हमें सिलेंडर के, इसीलिए उसका यूज जो है वो ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है आज के टाइम पे। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? बोलो फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है क्या? तो सिलेंडर का यूज आज के टाइम पे पॉपुलर होता जा रहा है, ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है। रीजन क्या है? उसका ज्यादा यूनिफॉर्म रिजल्ट देता है, एक्चुअल वन के कंपैरिजन में ज्यादा क्लोज होता है, ठीक है, कम अफेक्टेड रहता है इसीलिए। ठीक, अभी भी क्यूब यूज कर रहे हैं, बट धीरे धीरे सिलेंडर पर ही आ जाएंगे मुझे लग रहा है आने वाले कुछ टाइम बाद। सेकंड पॉइंट सुनो आप,
सेकंड पॉइंट क्या है, हाँ ये तो बताया होगा मैंने, हाँ रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द क्यूब टेस्ट, रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द क्यूब टेस्ट आर मोर देन द एक्चुअल वंस, ये आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ नहीं लिखना है दोबारा, ये तो आपको ऑलरेडी बताया गया कि जो रिजल्ट हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द क्यूब टेस्ट आर मोर देन द एक्चुअल वंस, एक्चुअल वन के कंपैरिजन में क्यूब टेस्ट से हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो ज्यादा होते हैं, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। तो सेकंड पॉइंट सबको क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट बता दिया, सेकंड पॉइंट भी सभी को क्लियर है ना। क्लियर है सबको सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आपके पास में, हाँ ये भी बता रखा है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम किस लिए करते हैं बेसिकली, वो जो आज स्टार्टिंग में आपको आते ही बताया था ना पॉइंट, वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जानने के लिए करते हैं, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोलने का मतलब क्या है, ग्रेजुअल लोडिंग के लिए, किसके लिए, ग्रेजुअल लोडिंग के लिए, दैट इज फॉर द ग्रेजुअल, दैट इज फॉर द ग्रेजुअल लोडिंग के लिए, ग्रेजुअल लोडिंग के लिए, ये पॉइंट भी सभी को क्लियर है। सो थर्ड पॉइंट सबको क्लियर है। फोर्थ पे आते हैं, देखिएगा फोर्थ पे आते हैं, देखो क्या है मतलब कहने का, कहने का मतलब ये है कि जो सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स आर कास्टेड, सिलेंडर्स आर कास्टेड एंड टेस्टेड, सिलेंडर्स आर कास्टेड एंड टेस्टेड इन द सेम पोजीशन वेयर एज ट्यूब्स आर कास्टेड इन वन डायरेक्शन एंड देन टेस्टेड इन द अदर डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझो, क्या बताया यहाँ पे कि जो सिलेंडर्स होते हैं ना, सिलेंडर जो होते हैं, एक जैसे प्रॉपर्टी बताई जा रही है आपको, सिलेंडर्स आर कास्टेड एंड टेस्टेड, कास्टेड एंड टेस्टेड in the same position, in the same position whereas tubes are casted and tested in different positions, in different positions, ये मतलब था कि cylinders are casted and tested in the same position whereas tubes are cast in one direction and that tested in the another direction, tubes are cast in one direction, cast in one direction and tested in other direction and tested in other direction। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि ट्यूब को आपने जिस फेज के अलोंग कास्ट किया है, जिस फेज के अलोंग कास्ट किया है, पॉसिबिलिटी कम है कि आप उसको टेस्ट भी उसी फेज के अलोंग कर पाओ, पॉसिबिलिटी कम है कि आप उसको टेस्ट भी उसी फेज के अलोंग कर पाओ। मतलब यह है कहने का कि जैसे समझो सिलेंडर का केस समझो आप, सिलेंडर में क्या हो रहा है, सिलेंडर में हो रहा है जैसे कि आपके पास ये सिलेंडर है, आप ऐसे सिलेंडर की कास्टिंग कर रहे हो, आप सिलेंडर की कास्टिंग किस तरह से कर रहे हो, ये आप ऐसे देखिएगा सिलेंडर, ये कि आप ऐसे कास्टिंग कर रहे हो, ये सिलेंडर डालते जा रहे हो आप, है ना, ये सिलेंडर आप बना लिया आपने ना, आपने ये सिलेंडर बना लिया, सिलेंडर कास्ट है आपने कैसे करा, सिलेंडर की कास्टिंग करी आपने किस तरह से, इस तरह से आपने कास्टिंग करी, अब टेस्ट भी आप कैसे करोगे, इसी तरह से उसका टेस्टिंग करोगे, इसी फेज के अलोंग चांसेस हैं कि आप लोड लगाकर उसकी टेस्टिंग भी करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना सिलेंडर पे आपने इस फेज के अलोंग लोड लगा दिया, इस फेज पे आपने लोड लगा दिया, इस फेज पे आपने लोड लगा दिया, ऐसा नहीं करोगे ना, जिस फेज के अलोंग कास्टिंग हुई है, कास्टिंग भी एंड टेस्टिंग भी, दोनों के दोनों चांसेस हैं कि सेम डायरेक्शन में ही होंगी। लेकिन क्यूब में क्या होता है, क्यूब में क्या है कि आपके पास वहां पे 6 फेज है, 6 फेज हैं, और 6 के 6 फेज कैसे हैं, सेम तरह के दिखते हैं, 6 के 6 फेज कैसे दिखते हैं, सेम तरह के दिखाई देते हैं आपको, तो जरूरी नहीं है कि जिस फेज के अलोंग आपने कास्टिंग करी है उसी फेज के अलोंग आप लोड अप्लाई करवा पाओ। सो टेस्ट के समय पे चांसेस हैं कि जिस फेज के अलोंग आपने कास्टिंग करी थी उस फेज के अलोंग लोड आप ना अप्लाई करवा पाओ, ऐसा चांसेस आपके पास वहाँ पे है। बताओ ये पॉइंट आया नहीं आया समझ में, भाई सिलेंडर पे आप अगर इस ऊपर वाले फेज के अलोंग कास्टिंग कर रहे हो तो बेसिकली लोडिंग भी चांसेस हैं कि इसी पे आप लगाओगे, ऐसा नहीं करोगे ना आप इधर लोडिंग लगा दोगे साइड में, ऐसा नहीं करोगे ना, क्लियर कट, यहाँ पे कौन लोडिंग लगाएगा, ठीक है यहीं पे लोडिंग लगाओगे, लेकिन ट्यूब में क्या है 6 के 6 फेज एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि चांसेस कम है कि जिस फेज के अलोंग आपने कास्टिंग करी थी उसी फेज के अलोंग आप लोडिंग अप्लाई करवा पाओ, इसके चांसेस कम है, ये मतलब था इस पॉइंट का। बोलो आया क्या समझ में, cylinders are casted and tested in the
same position, in the same position, whereas the cubes are casted in one direction and tested in another direction. ये मतलब था इसका. चलिए ठीक है. सो आज के टाइम पे क्या होता जा रहा है कि धीरे धीरे जो सिलेंडर है वो ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है एज कम्पेयर टू द क्यूब्स के कंपैरिजन में. तो अब आकर आपका एक ये जो पार्ट है यहाँ पे खत्म होता है. एक पार्ट आपका भी ओवर हुआ है. कौन सा पार्ट था? दैट इज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अब आपका आपने कंप्लीट किया है कि भाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग कैसे करते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके देखो, बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे. बहुत क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे इस वाले टॉपिक से, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. अच्छा ये बताओ, आपने घर पे वर्केबिलिटी के क्वेश्चन करे क्या? प्रीवियस ईयर के मैंने बोला हुआ है कि जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है. इतने क्वेश्चन है कॉन्क्रीट के अंदर. वर्केबिलिटी पढ़ाया था आपको, वर्केबिलिटी के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दिए होंगे प्रीवियस ईयर में, तो वो प्रैक्टिस करें आपने. वर्केबिलिटी टॉपिक के पूछ रहा हूँ, जो पढ़ाया सिर्फ उसी के बताना. तो क्वेश्चन हो गए थे या नहीं हुए थे सॉल्व? क्वेश्चन हो जा रहे हैं करके मतलब जो क्लास में कंटेंट कवर कराया उसके बाद क्वेश्चन हो जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए. मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे. देखो मैंने बताया हुआ है क्लियर कट की, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे. कोई एक छोटा मोटा इधर उधर का कोडल प्रोविजन हो सकता है, तो उसको आप जस्ट खुद से रीड कर लेना, हो जाएगा वो. बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो 95, 96, 97% चीजें आपसे आराम से हो जाएंगी. अभी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपको बताया है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को पढ़ना आराम से, इसके नोट्स रिवाइज करना और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना. तो एक टेस्टिंग अभी तक कंप्लीट हुई है आपकी. अब हम आएंगे अपनी नेक्स्ट टेस्टिंग की तरफ. तो सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट रहेगा ना आपके पास में, दैट सेकंड टाइप ऑफ द टेस्टिंग विल बी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग. टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग ऑफ द कंक्रीट. कंप्रेशन हो गया, नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास में? टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा. कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको पता करनी है. टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे. चलो डिस्कस करते हैं. तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कल क्यों, आज क्या दिक्कत है बताओ? कल मेरा काम है कुछ, यू के वादिया, कल मेरा कुछ अर्जेंट काम है तो इसलिए कल नहीं हो पाएगा. देखो क्या है, नेक्स्ट है आपके पास में टेंसाइल स्ट्रेंथ. सो जो नेक्स्ट है आपके पास, मतलब आज क्लास लेट तक नहीं चलेगी. नहीं नहीं, क्लास वही सेम टाइम तक चलेगी जिस टाइम तक चलती है. आपकी क्लास होती है 12 बजे तक ना, तो 12 तक ही चलेगी, लेट तक नहीं होगी. ठीक है, क्लास रहेगी 12 तक ही. देखो सो नेक्स्ट आता है आपके पास में क्या, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ का जस्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई है क्या बेसिकली. तो नेक्स्ट क्या आता है आपके पास में? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग. टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग. सो नेक्स्ट है आपके पास में टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग. टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करनी है आपको. अब आपको भी ऑलरेडी पता है, आपने आरसीसी भी कर रखी है कि प्रॉपर्टी है कंक्रीट की कि दैट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन. कंक्रीट क्या होता है? कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है, बट वीक होता है किसमें? टेंशन में. टेंशन वो ऐसा बियर नहीं कर पाता है. अब ये बताइए मुझे कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में? कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में? बताओ. इस 1/10 तक होती है. बिल्कुल. कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1/10 तक होती है. ये पॉइंट आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पहले कि कंक्रीट की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो लगभग कितनी रहती है? वो लगभग रहती है आपकी 110 तक होती है. 1/10 तक होती है ना. सो आप कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 10% तक होती है, या फिर आप कह सकते हो कि 1/10
1/10 तक होती है, 1/10 तक होती है। कितनी रहती है? 1/10 तक रहती है। सो स्ट्रॉन्ग होता है कॉम्प्रेशन में, वीक होता है किसमें? दैट इज वीक इन द टेंशन, बट स्ट्रॉन्ग होता है कॉम्प्रेशन में। अब हम जो इसको स्ट्रक्चर्स बनाने में यूज करते हैं, बेसिकली हम उससे टेंशन को बियर भी नहीं करवाएंगे। जब आप कंक्रीट को यूज करते हो अपना आरसीसी में आप यूज कर रहे हो कंक्रीट को, तो आप उससे कोई किसी तरह का टेंशन बियर नहीं करवा रहे हो। टेंशन कौन बियर करेगा? टेंशन बियर करेगा सारा का सारा रेनफोर्समेंट। स्टील क्या करेगा? सारा का सारा टेंशन बियर करेगा। कंक्रीट कोई ऐसे किसी तरह का टेंशन बियर नहीं करेगा। कितनी होती है? 10% के आसपास होती है, 1/10 तक होती है बस। अब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको पता करनी है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम जो फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, दैट फर्स्ट मेथड विल बी व्हाट? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ये फर्स्ट मेथड है आपके पास में। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ये फर्स्ट मेथड है आपके पास में जो आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्या मेथड है? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब यहाँ पर ये बताइए, आप यहाँ पे पहली बात तो टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करना चाहते हो कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट क्यों कर रहे हो? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट पर्पस क्या है करने का? पर्पस क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने का? रीजन क्या है? ये करने का रीजन क्या है कि क्यों हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं? यस, टू चेक द टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड जो हम आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ से आपको जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी ना, इस वाले टेस्ट से जो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी, यहाँ से जो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी, दैट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन फ्लेक्सर। वो किस में होगा? दैट विल बी इन फ्लेक्सर। फ्लेक्सर में मिलेगी वो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसमें मिलेगी आपको वो टेंसाइल स्ट्रेंथ? दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी इन द फ्लेक्सर। फ्लेक्सर में होगी वो टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड फ्लेक्सुरल बोलने का मतलब क्या है? फ्लेक्सर का मतलब क्या है? बेंडिंग, बिल्कुल। फ्लेक्सर का मतलब क्या है? फ्लेक्सर का मतलब है बेंडिंग। ये पॉइंट आपको बताया हुआ है, हाईवे में बताया था कि फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? बेंडिंग। आपको बताया था ना कि फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, रिजिड फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी होती है, मतलब बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो बेंडिंग में मिलेगी आपको। मतलब आप कंक्रीट के ऊपर डायरेक्ट टेंशन नहीं अप्लाई कर रहे हो, आप कंक्रीट के ऊपर डायरेक्ट टेंशन अप्लाई नहीं करवा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कंक्रीट को बेंड करवा रहे हो। आप कंक्रीट को बेंड करवा रहे हो। जब आप कंक्रीट को बेंड करवाओगे तो होगा क्या? वहां पे टेंशन डेवलप होगा। वहां पे टेंशन डेवलप होगा कंक्रीट में, तो आप उस बेंडिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप, टेंशन चेक करना चाहते हो, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा ये। कैसे करेंगे इसे? जैसे सपोज ये आपके पास में बीम हम कंसिडर करेंगे छोटी सी। इस तरह के डायग्राम आपने बहुत देखे होंगे आरसीसी में ना। ये देखो, आपने क्या करा? इसके ऊपर लोड अप्लाई करवाया, लोडिंग अप्लाई करवाई आपने, यहाँ पे लोडिंग अप्लाई करवाई। जब आप यहाँ पे लोडिंग अप्लाई करवाओगे ना, जब आप यहाँ पे लोडिंग अप्लाई करवाओगे, आप यहाँ पे लोडिंग अप्लाई करवाओगे, तो मुझे ये बता दीजिए टॉप पे कैसा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है? व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस इज डेवलप्ड एट द टॉप? टॉप पे स्ट्रेस कैसा आ रहा है? किस तरह का स्ट्रेस आ रहा है टॉप पे? कॉम्प्रेसिव आ रहा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। बॉटम पे कैसा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है? बॉटम पे स्ट्रेस कैसे डेवलप हो रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ये चीज आपने डिस्कस कर रखी है कहाँ पे? मैंने भी बताई थी हाईवे में। हाईवे में भी बताई थी आपको ये बात, जब स्ट्रेसेस के बारे में बताया था वहां पर भी आपको चीज बताई थी। क्लियर है? तो आप क्या कर रहे हो? कंक्रीट को अगर आप बेंड कर रहे हो, क्या ये बताओ मैंने यहाँ पे क्या कंक्रीट पे डायरेक्टली टेंशन अप्लाई करवाया है? क्या मैंने कंक्रीट पे डायरेक्ट टेंशन अप्लाई करवाया है किसी तरह से कि भाई मैंने कंक्रीट को पकड़ा और कंक्रीट को पकड़ने के बाद उसको ऐसे खींच लिया? ऐसा नहीं करा ना। डायरेक्ट टेंशन आपने उसके ऊपर अप्लाई नहीं करवाया हुआ। ठीक है, आपने क्या करवाया? कंक्रीट के ऊपर लोडिंग अप्लाई करवाई, उसमें बेंडिंग डेवलप हुई। जब उसमें बेंडिंग डेवलप हुई, तो बेंडिंग डेवलप होने की वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हुआ? टेंशन डेवलप हुआ। यहाँ पे क्या डेवलप हुआ? टेंशन डेवलप हुआ। और इस टेंशन में कितनी स्ट्रेंथ वो दे रहा है कंक्रीट, आप ये चेक करना चाहते हो। इस टेंशन में कितनी स्ट्रेंथ वो दे रहा है, आप ये चेक करना चाहते हो। सो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट बेसिकली क्या? इन द बेंडिंग। बेंडिंग में आप उसकी स्ट्रेंथ चेक करना चाह रहे हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि अब मुझे ये बताओ, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ
इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने आरसीसी में पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला बताओ। अच्छा ये छोड़ो, मॉडुलस ऑफ रप्चर बताइए, मॉडुलस ऑफ रप्चर का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर सिग्मा ए एस टी टू एस टी, 0.7 अंडर रूट एफ सी के, यस करेक्ट, ये तो बता दिया आपने, 0.7 एफ सी के अंडर रूट, 0.7 रूट एफ सी के, ये तो बता दिया है आपने। ये क्या होती है एक्चुअल में, 0.7 रूट एफ सी के जो आपने बताया, ये जो 0.7 रूट एफ सी के जो आपने बताया है यहाँ पे, ये एक्चुअल में होता क्या है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये टर्म इसको बोलते क्या है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला होता है, एफ सी आर, इट इज एक्चुअली एफ सी आर। एफ सी आर बोलने का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ रप्चर एक तरह से, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, यस, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ रप्चर एक तरह से ना। अब ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये क्या है, एक तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, डायरेक्टली डेवलप कर रखा है हमने। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ आप एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ आप एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फेलियर प्लेन पे यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस डेवलप कराने के लिए कोई किसी तरह का टेस्ट अवेलेबल नहीं है। फेलियर प्लेन पे यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए, डेवलप करवाने के लिए कोई टेस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ जब आप एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते, तो आपने क्या कर रखा है, आपने उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिलेट कर रखा है किसके साथ में, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ में। कैसे, देखो ये रिलेट कर रखा है, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ही तो है, आपने इसके साथ में रिलेट कर रखा है, इसके साथ में, ठीक है, क्लियर है, इसके साथ में आपने रिलेट कर रखा है। ठीक, अब इसके बारे में, मॉडुलस ऑफ रप्चर के बारे में, और बेसिकली किस तरह से आपका टेस्ट करना है, कैसी चीजें होंगी, वो हम कल डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक, कल 2-3 तरह के टेस्ट और बताऊंगा मैं इसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ से रिलेटेड, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, कल इसको डिटेलिंग में डिस्कस करते हैं आगे ना, क्योंकि अभी स्टार्ट हो, अभी टाइम भी हो चुका है आई थिंक आपका ऑलमोस्ट, तो वो फिर बीच में ठीक नहीं रहेगा इस तरह से ना, तो कल इसको स्टार्ट करते हैं। तो कल का आपका सेम वही 10 बजे से क्लास है, जो चल रहा है टाइम नॉर्मल, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं आगे, कल इसको डिस्कस करेंगे आराम से ना।